ठीक है। हाँ। चलो 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 स्टार्ट करें, ठीक है। तो इतना, हाँ मैं बात क्या कर रहा था, मैं ये कह रहा था भाई जो मेरे सब्जेक्ट थे सोम एंड प्रोडक्शन, अगर आप उतना ही पढ़ गए ना तो निगेटिव नहीं आने वाले, आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ। बस उन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं चाहे सोम के थे चाहे प्रोडक्शन के थे, उनको जरा एक बार पढ़ लेना। बिना पढ़े जाओगे तो गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि 20 नंबर का या कम से कम 15, कम से कम 15 नंबर का तो प्रोडक्शन आना ही है, ये तो निश्चित है। हाँ तो वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आ भी सकता है, बिल्कुल आ भी सकता है, ठीक है। चलो चलो एक्सट्रूजन, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन क्या होता है? एक्सट्रूजन क्या होता है? कभी थोड़ा समझा है, कभी सोचा है? काट के बाहर निकालना, सही है। हाँ, बस वही एग्जाम्पल अपने माइंड में लेके चलो, ठीक है। अच्छा अरे यार ये गलत चीज़ है, पढ़ के मत देखा करो यार। हाँ ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। देखो सर दोबारा पूछ रहे सर कौन सी वाली लानी थी? कोल्ड ड्रिंक भाई किस खुशी में पार्टी हो रही है भाई? सर प्रोडक्शन की लास्ट क्लास है। अरे यार 2 महीने 3 महीने का अलग में पार्टी होगी। हाँ अब आ गया ना, देखो वर्डिंग 3 महीने आ गए ना, आ गए ना। बीच में क्या हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए ना। हाँ 3 महीने है ना, प्रोडक्शन 3 महीने। सितंबर अक्टूबर ना होगा। हाँ हाँ ठीक है, अगस्त में तो जोड़ो फिर। सितंबर के एंड में आते क्या? अगस्त के एंड में भाई। तो सितंबर में क्या करोगे? मस्ती। अगस्त तो छुट्टी पे थे हम। क्यों? तुमको कहाँ होती थी? 21 को था। 21 अगस्त से शुरू हुई थी क्लासें, सेकंड वाली। और अब पढ़ाई। वही प्रोडक्शन खत्म हो कल। ऐसा मत करो, एमडी आ गया। एफटी बढ़ा रहे हैं क्या? एप्टीट्यूड अभी परसों से शुरू हो रहा है आपका। अरे मैं क्यों पढ़ाऊंगा भाई? पढ़ा रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो आप पढ़ोगे? नहीं नहीं, कितने घंटे चलेगी सर क्लास? 20 मिनट। यही तो है एप्टीट्यूड वाले चर्चा। चलो भाई थोड़ा सा ये आपको व्यू दिख रहा होगा एक्सट्रूजन का, ठीक है। स्टार्ट करें। एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन क्या है? अभी तक फॉर्मिंग में हमने क्या समझा था? फॉर्मिंग क्या है? फॉर्मिंग जल्दी से बोलो। फॉर्मिंग जिसमें हम शेप चेंज कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं दूसरी, ठीक है। एक फॉर्मिंग का प्रोसेस क्या हो गया? रोलिंग, ठीक है, जिसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस किसकी फॉर्म लेके चल रहा था? सिर्फ और सिर्फ शीट की। बहुत बढ़िया। इसमें हमारे पास जो फॉर्मेशन था भले से ही कॉन्टिन्यूस था, बट कैसा था? शीट फॉर्मेशन था, ठीक है। सेकेंड इज दी फोर्जिंग, फोर्जिंग भी हमने पढ़ लिया। फोर्जिंग क्या था हमारा? जिसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं था, आपके हिसाब से जो भी इंट्रिकेट शेप आप बनाना चाह रहे थे वैसी वो बन रही थी, ठीक है। फोर्जिंग एक ये चीज़ थी जिसमें डिसकंटिन्यूस प्रोसेस था, मतलब कॉन्टिन्यूटी की कोई बात नहीं थी। बट एक्सट्रूजन क्या है? अब एक थर्ड प्रोसेस हो रहा है, एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में क्या चीज़ है? कॉन्टिन्यूटी। एक्सट्रूजन में क्या है? कॉन्टिन्यूटी। बट ये क्या सिर्फ और सिर्फ शीट फॉर्मेशन देगा? ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें इन दोनों चीज़ों का जो चीज़ थी वो ले ली गई। क्या? कोई भी शेप, जैसे फोर्जिंग में बन के आ रही थी कोई भी शेप, ऐसे ही इसमें भी कोई भी शेप, ठीक है। बट कैसी? एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन में कोई भी शेप, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन में कोई भी शेप। अब ये कोई भी शेप जो है ना वो थ्रू आउट द लेंथ सेम रहेगी, ये भी चीज़ कंडीशन है, ठीक है। जो हमारे पास रोलिंग थी उसमें कोई भी शेप बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि आप हमेशा कैसे बनाओगे? शीट फॉर्मेशन, मतलब कम से कम उसकी विड्थ होगी, कम से कम उसकी ये डेप्थ होगी। आपके पास वो रोल नहीं हो सकता, मतलब आपके पास वो सर्कुलर नहीं हो सकता। क्रॉस सेक्शन में क्रॉस सेक्शन कैसा होगा उसका? ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर। भले से ही उस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन पर क्या हो जाए? ऐसे शेप हो जाए, जैसे कल समझाया था, ठीक है। ये चाहे ऐसी शेप हो जाए बट ये रहेगा ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है। जबकि इसमें क्या है? इसमें आप चाहे रेक्टेंगुलर निकाल लो, चाहे सर्कुलर निकाल लो, चाहे किसी भी तरह की निकाल लो शेप, ठीक है, स्टार कुछ भी,
गियर शेप कुछ भी निकाल लो आप, ठीक है। मेन चीज क्या है यहाँ पर एक्सट्रूजन में मेन चीज क्या है, कैसे शेप निकल रही है, ठीक है, कैसे शेप निकल रही है, मेन क्या है यहाँ पर। अब जरा सोचो इसमें फोर्स कैसी लग रही है और हो प्रोसेस क्या रहा है। इसको क्या मान के चलो, दिस इज द मोल्टन मेटल। माइंड में एक्सट्रूजन में यही चलता है, दिस इज द मोल्टन मेटल, दिस इज द मोल्टन मेटल। कौन सी वर्किंग कर रहे हैं? फिर से थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आप। मोल्टन मेटल, सेमी जेल टाइप का होगा। सेमी जेल, हाँ सोचो 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 जो और सोच रहे हो सोचो। ये मेल्ट होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मिंग कितने तरीके से बताई थी, सिर्फ और सिर्फ दिस इज दी वर्किंग ना, फॉर्मिंग इज द वर्किंग। एंड वर्किंग कौन सी, 4 तरीके की, जो अभी ड्राइंग आ जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। तो 4 तरह की वर्किंग हमेशा किस में होगी, या तो हॉट वर्किंग या फिर कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग का टेम्परेचर कितना होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से पास में रखोगे या बहुत दूर पहुंचा दोगे, ये भी तो सोचो भाई। आप हॉट वर्किंग करोगे तो बहुत दूर पहुंचा दोगे, बहुत दूर बनने का क्या ड्रॉबैक हो जाएगी, ग्रेन ग्रोथ हो जाएगा। तो आप क्या इसे बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट के पास रखोगे अगर हॉट वर्किंग भी करवा रहे हो तो नहीं। तो इसका मतलब ये कहाँ होगा, 0.6 TM के आसपास, मैक्सिमम 0.7 TM तक बस। इसका मतलब ये क्या यहाँ पर जो जेल सोच रहे हो या फिर जो आप मेल्टेड सोच रहे हो मोल्टन स्टेट में, वो होगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये क्या है, अभी भी सॉलिड ही, बट इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब रेड हॉट कंडीशन में, ठीक है। रेड हॉट कंडीशन में 0.6 TM के आसपास इसका टेम्परेचर है। और इसको है ना, अगर जेल मान लिया ना, तो जेल को तो फोर्स की जरूरत ही नहीं है, वो तो कम फोर्स पर ही आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये स्टेज अपने माइंड में बिल्कुल मत लेके आना, ये एक्सट्रूजन नहीं होता। हाँ, टूथपेस्ट आपके लिए थोड़ा एक्सट्रूजन वाला सेंस देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सट्रूजन प्रोसेस मतलब हमारा मेटल कटिंग इसका प्रोडक्शन का एक्सट्रूजन है, नहीं। हाँ, उसका प्रोसेस आपको थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल फोर्स से भी उसमें टूथपेस्ट में जो ये जेल टाइप का होता है इसे बाहर निकाल देते हो, जो टूथपेस्ट होता है, पेस्ट होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखो, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। ये है सॉलिड, बट किस कंडीशन में, रेड हॉट कंडीशन में, ठीक है। अभी क्या हुआ, मेन चीज क्या है, जो यहाँ पर ये डाई लग रही है ना, ये वाली डाई जो लग रही है, ये जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ऐसे, ये है सबसे मेन पार्ट। ये आपको कैसी बनानी होंगी, इन डाई से ही जो भी शेप आप इस डाई की दोगे, सर्कुलर दो या रेक्टेंगुलर टाइप से दो, वही शेप से ये जो सॉलिड मटेरियल है वो उससे पास होगा। तो ये जो डाई है वो क्या होंगी, हाईली स्ट्रेंथफुल। स्ट्रेंथ इनकी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा। हार्डनेस भी क्या होगी, ज़्यादा। मटेरियल में जरा सा भी डाइज क्या होंगी, कटनी नहीं चाहिए, हार्डनेस उनमें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। दूसरा, मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, कौन से वाले मटेरियल की, इस वाले डाई के मटेरियल की। तो ये जो डाई है ना, ये बहुत ही हाईली स्ट्रेंथफुल मटेरियल, इनकी टफनेस भी क्या है, बहुत अच्छी। तो ऐसे डाई मटेरियल बना हुआ है, ठीक है। उसमें से जब ये वाला सॉलिड पार्ट ऐसे आप, और पीछे क्या है, पीछे आपके पास ये रैम, ठीक है, ये प्लंजर बोल दें, ठीक है। तो रैम से आप क्या कर रहे हो, इस रैम से आगे की तरफ पुश कर रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये कैसे लग रहा है, आपके द्वारा यहाँ पर ऐसे। तो ये क्या है मेरे पास, फोर्स ऐसे, अरे हो जाए भाई, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। इसको बोल दिया हमने P। इनिशियल एरिया क्या है इसका, इनिशियल एरिया A नोट, बहुत बढ़िया, ये हो गया मेरे पास A नोट। फाइनल एरिया क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, जैसी डाई जैसा फाइनल प्रोडक्ट आप चाहते हो, दैट इज दी AF। ये क्या है हमारे पास, AF, दिस इज दी A नोट एंड दिस इज दी AF, ठीक है। फाइनल ये चीज़ थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। आप इस पर फोर्स लगाओगे, ये चीज़ आगे की तरफ निकलेगा, जैसे जैसे ये वाला पूरा मटेरियल जा रहा है, इसको जाने दो। फाइनली क्या हो रहा है, आपकी कुछ लेंथ आ रही है, इनिशियल लेंथ इसकी कुछ होगी, फाइनल लेंथ इसकी कुछ निकल के आएगी। इनिशियल लेंथ का मतलब समझ रहे हो, इनिशियल लेंथ में क्या होगा, ये चीज़ यहाँ नहीं पहुंची होगी अभी सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा वो इनिशियल लेंथ, यहाँ तक। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, ऐसे होगा इधर इस साइड में। तो इनिशियल वॉल्यूम बराबर क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम किसके हिसाब से बोल रहा हूँ, A नोट के हिसाब से। तो A नोट के हिसाब से L नोट, और फिर जो उस, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो यार, देखो मैंने कहा था ना ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम ये रहा, इनिशियल वॉल्यूम ये रहा, ठीक है। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, क्या हो गया, A नोट L नोट। A नोट इसका एरिया हो गया, L नोट इसकी लेंथ हो गई,
ठीक है, इससे जो फाइनल आपने आउटकम निकाला वो ये निकाल दिया। तो इसमें क्या हो गया, AF इसका एरिया हो गया एंड लेंथ इसकी LF हो गई। तो ये चीज़ क्या यहाँ पर दिखा सकते हो? नहीं। समझ रहे हो मैंने जो ये माइंड में आपके डाले ना ये वाली चीज़ें, ये आपकी क्या है, एक तो है इनिशियल चीज़ एकदम, और फिर जब उसको डिफॉर्म करके आपने ऐसे बना दिया तो ये दूसरी चीज़ है। तो इसको यहाँ मत सोचना, ठीक है, ये जब निकल चुका होगा तब ये चीज़ है, ये जब हमने स्टार्टिंग में रखा था तब ये चीज़ है। क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ ऐसे मत मान लेना कि दिस इज दी LI या L नोट, नहीं ऐसे नहीं है। ठीक है, ये वाली L नोट होती है, ये तो इंटरमीडिएट स्टेट थी कोई, ठीक है, जो यहाँ दिखा रखी है। ठीक है, तो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा एक्सट्रूजन अब समझ में आ रहा है। फोर्स लगाया और एक एरिया से एक दूसरा एरिया निकल के आ रहा है। कोई भी आपकी शेप बन सकती है, बट मेन चीज़ क्या है, डाई। अगर डाई ही अच्छी स्ट्रेंथफुल नहीं है तो डाई टूट जाएंगी और ये वाली चीज़ कभी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पर्पज़ आ जाता है डाई का। ठीक है, चलो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसको मैं अब इस फिगर से आप देखना, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या है, प्रेसिंग स्टेम। ठीक है, ये जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रैम। ठीक है, ये रैम से या प्लंजर से आप इस चीज़ को फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, ये क्या है, एक डमी ब्लॉक जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, ये हमारे पास है बिलट, इसको हमने क्या बोल दिया, बिलट। ठीक है, ये दिख रहा है, ये शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा या फिर मुझे ही धुंधला दिख रहा है, आपको सही दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है ना, हाँ, क्योंकि दूर से देख रहे हो ना आप। ठीक है, ये हो गया ब्लड। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये जो रेड वाली, ये जो आपके पास रेड वाली है, ये क्या है हमारे पास, डाई। ठीक है, ये है डाई, और ये क्या है आपका, डाई ब्लोकर। ठीक है, डाई बैकर्स। एंड उसके बाद ये क्या है, ये एक्सट्रूजन पार्ट है आपका जो फाइनली निकल के आ रहा है। तो मेन चीज़ क्या है, और ये वाली चीज़ क्या हो गई हमारी, ये लाइनर, ये वाली चीज़, ये जो दिख रहा है ये लाइनर। ठीक है, तो मेन क्या हुआ कि इस ग्रीन वाले पार्ट को इस सेंस से हटा के हम इस सेंस में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा है ये हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। अब यहाँ तक हो गया प्रोसेस के थोड़ी बहुत आइडिया। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोसेस का आइडिया। आपसे गेट में क्या प्रोसेस के कुछ भी क्वेश्चन आएगा, नहीं, मतलब ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज़ आएगी, फोर्सेस। तो अब ये बताइए एक्सट्रूजन में कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, एक्सट्रूजन में कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, सोचो जरा। एक्सट्रूजन में कौन सी फोर्सेस, कंप्रेसिव किस तरह से, कंप्रेसिव किस तरह से। मैंने आपको हर एक प्रोसेस की कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी बताई, तो पहले ये बताया कि वो बाई एक्सियल है, कैसी है, क्या है, सब कुछ समझाने की कोशिश की थी वहाँ पर भी। यहाँ पर कैसी है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, थोड़ा फील करोगे हो जाएगा। ये रूम का वो वाला काम समझो जो कंटेनर है ना, इधर से रैम आ रहा है। ठीक है, बीच में ये बिलट पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे से छोटा सा आपको ये होल दिख रहा है जिसमें से आपको पार होना है। अब सोचो पीछे से मुझे कोई जगह बिच रही है, नहीं, पीछे से रैम आ रहा है, इधर से पूरी दीवारें हैं, इधर से भी दीवारें, इधर से भी दीवारें, इधर से, और पीछे से रैम आ रहा है। तो आप सोचो जरा कौन सी वाली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी, बाई एक्सियल। तो इसे क्या बोलेंगे, नहीं हुप की टेंशन मतलब। ऐसे और ऐसे बताया ना, हाँ, अब आया ना वर्ड, आपने भी शायद ट्राई बोल दिया था, नहीं बोला था अभी, ट्राई एक्सियल। इसे हम क्या बोलेंगे, 3D में लग रहा है ना भाई। बाई एक्सियल क्या था, बाई एक्सियल क्यों लगा था रोलिंग में, क्योंकि एक प्लेन क्या था, खाली था ना भाई, इधर वाली तरफ से थोड़ी रोक रहे थे। रोलर सिर्फ और सिर्फ कैसे करता है, ऐसे करता है ना, इधर वाली साइड में तो वो आराम से फैल रहा था ना, इसका मतलब उसमें थी बाई एक्सियल। ठीक है, याद भी होगा मैंने एक छोटा सा पार्ट काटा था, उसमें बाई एक्सियल दिखा दी थी। ट्राई एक्सियल लग सकती है, इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं था। ठीक है, तो क्या हो रहा था उसमें, बाई एक्सियल। आपने जो कल पढ़ा, कल क्या पढ़ी थी, फोर्जिंग सोचो कैसी है, इधर भी ओपन, इधर भी ओपन, सीधा ऐसे तो लेके जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनी एक्सियल। ठीक है, फ्रिक्शन तब आएगा तब वो शेयर आएगी, वो भी चीज़ बता दी थी। ठीक है, एंड थर्ड इज एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन में क्या हो रहा है, एक्सट्रूजन में जब इस चीज़ को ऐसे कर रहे हो तो हर तरफ से लग रही है, इधर से ये लगा रहा है, इधर से ये वाली वॉल लगा रही है, इधर से ऊपर से ये वाली वॉल लगा रही है। क्योंकि वॉल क्या है, वॉल भी आपकी स्ट्रेंथफुल है, ऐसे नहीं कि कोई नॉर्मली एक फ्लेक्सिबल रबर की बना रखी है और ये फैलते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये जो आपके पास बॉडी है, जो ये वाली दिख रही है आपको, ठीक है, इस पर क्या फील हो रहा होगा, एक बॉडी एक पॉइंट के ऊपर या एक छोटे से पार्ट के ऊपर ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव फोर्सेस। समझ में आ रहा है, ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या होगा एक्सट्रूजन का, इसमें क्या लगती है, ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव फोर्सेस। शियर लगेगी क्या, शियर लगेगी क्या,
देखो एक आइडियल कंडीशन मैंने हमेशा आपको उसमें भी समझाया कि एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है। आइडियल कंडीशन कैसे, जैसे कल उसमें भी समझाया था कि आपने अगर आइडियल केस लिया मतलब आपने फ्रिक्शन को हटा दिया तो भी प्रोसेस तो हो रहा है। रोलिंग में विदाउट फ्रिक्शन प्रोसेस हो सकता है रोलिंग का? पहले उसका आंसर बताओ। तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? कंप्रेशन विद शियर। अगर शियर ही नहीं होगी कभी रोलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आप फ्रिक्शन फोर्स जब तक दोगे नहीं तब तक वो आगे भागेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए वहां मैंडेटरी है। क्या आपके फोर्जिंग में मैंडेटरी था शियर? नहीं, ठीक है। रियल केस में है, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा क्या है? बस कंप्रेशन और कुछ नहीं, ठीक है। शियर था, रियल में होगा, क्योंकि आप कभी भी फ्रिक्शन फोर्स जीरो नहीं कर सकते, म्यू को कभी भी मटेरियल के बीच में जीरो नहीं कर सकते। जो डाई का आ रहा था और जो आपके मटेरियल का सरफेस कॉन्टैक्ट वाला है उसमें कभी भी म्यू जीरो नहीं हो सकता, तो फ्रिक्शन हमेशा होगा, शेयर हमेशा आएगी, ठीक है। बट आंसर आपका थ्योरेटिकली क्या होगा? सिर्फ कंप्रेसिव। ऐसे ही अब इसमें बताइए, थ्योरेटिकली तो होना चाहिए क्योंकि डाई के साथ तो कांटेक्ट बनाएगा। थ्योरेटिकली होना चाहिए। मतलब एक बात बताओ, यहाँ पर प्रैक्टिकली हाँ प्रैक्टिकली में हो, प्रैक्टिकली में बिल्कुल रहेगा। थ्योरेटिकली बताओ, क्या यहाँ फ्रिक्शन की जरूरत है इस डाई से निकलते हुए? क्यों? क्योंकि हम पहले से ही फोर्स दे रहे हैं ना। हम अगर फोर्स ही ना दें तो बात है कि भाई यहाँ पर फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, रोलर चलाने होंगे तब ये आगे जाए। समझ में आ रहा है ना? जब तक आपने फोर्स दिया तब तक ये आगे गया, जब आपने फोर्स हटा लिया तो ये कहीं आगे नहीं जाएगा, खत्म, यहीं तक रुक जाएगा जहाँ तक इसने इसे पहुँचाया। क्या रोलिंग में आप हमेशा कंटिन्यूस फोर्स लगा रहे थे? नहीं, बस एक बार उसको अंदर की तरफ कर दिया, फिर रोलर का खुद का जिम्मेदारी है कि उसे वो आगे लेके जाए फ्रिक्शन की हेल्प से। मीनिंग समझ में आ रहा है? तो एक्सट्रूजन का आंसर क्या होगा? थ्योरेटिकल, क्योंकि गेट में आपको थ्योरेटिकल को ही ढूंढना है। तो थ्योरेटिकल क्या होगा? सीधा ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। जबकि रियल में क्या होगा? रियल में क्योंकि यहाँ पर शेयर लग जाएगा, जब डाई से या इस वॉल से ये टच करके आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में होगा 100%, क्योंकि रियल चीज़ें हैं, तो इस वजह से शेयर भी प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई है? गुड, चलो बढ़िया। यहाँ तक अगर ये समझ में आ गया तो ये चीज़ भी हो गई, वो फोर्सेस का सेंस भी समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ें हैं, आप चाहे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। या इसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ? अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है। सभी एग्री है ना? ठीक, प्लीज़ पढ़ लेना इन चीज़ों को, है ना, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक्सट्रूजन रेशो देख लो। एक्सट्रूजन रेशो क्या होता है? रेशो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बिलेट। बिलेट का मतलब समझ रहे हो? बिलेट मतलब जो ओरिजिनल है ना। बिलेट हमारा हो गया जो ओरिजिनल है, देखो ये ग्रीन वाला, ये ओरिजिनल है ना, जो ओरिजिनल है उसका एरिया, ठीक है। जो हमारे पास एक्सट्रूजन रेशो है, द रेशो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बिलेट टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द फाइनल और द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए इसका क्या होगा? सीधा आंसर क्या होगा? जो हमारे पास एक्सट्रूजन रेशो है, जो हमारे पास आर है, इसे आर से रिप्रेजेंट कर दो। जो आर है वो क्या होगा? ए नोट अपॉन में ए एफ या ए फाइनल, है ना, ए फाइनल, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के आ रहा है। तो ए नोट अपॉन ए एफ। थोड़ा सा ये सेंस भी दिख रहा है ना, ए नोट अपॉन ए एफ कहीं तो पढ़ा था, ए नोट अपॉन ए एफ कहीं तो पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? थोड़ा सा याद करो। कल ही स्ट्रेन हार्डनिंग में भी पढ़ा था। जो हमारी ट्रू स्ट्रेन होती है उसके फॉर्मूले में कहीं आता है ए नोट बाई ए एफ, है ना। और एल एफ अपॉन एल नोट हमारा किस में हो जाता है? उसका जो दूसरा वाला पार्ट हुआ करता है, ठीक है, एल एन, ठीक है, अगर लेंथ वाइज देखोगे तो स्ट्रेन को। बस, तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले भी बनेंगे आगे, अभी इसको यहाँ से समझो। तो एक्सट्रूजन रेशो क्या है? अबाउट 40:1। अब ये सारी चीज़ें आएंगी ESE वाली, है ना, ये आपसे कभी भी गेट में नहीं पूछी जाएंगी। अबाउट 40:1 फॉर हॉट एक्सट्रूजन ऑफ स्टील एंड 400:1 फॉर एल्यूमिनियम। मतलब अगर आप एल्यूमिनियम को अगर ऐसे रैम की हेल्प से उसको रिड्यूस करना चाहो तो आप 400:1 तक रिड्यूस कर सकते हो, जबकि स्टील को आप सिर्फ और सिर्फ 40 टाइम्स ही रिड्यूस कर सकते हो। ये रिड्यूस वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि एल्यूमिनियम को आप क्या कर सकते हो? बहुत पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि स्टील को नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये हमारे पास रेशो होते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ESE में आता है, मतलब जनरली जो डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि DRDO में भी कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एक्सट्रूजन, ये सारी चीज़ें आपको कभी नहीं मिलने वाली गेट में, ठीक है। आप एक बार प्लीज़ पढ़ना इस चीज़ को, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एक्सट्रूजन क्या होंगी? रोलिंग से अच्छा है या नहीं है? रोलिंग से ज़्यादा जो इंट्रीगेट शेप्स हैं वो दे रहा है, साथ ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब रोलिंग वाली चीज़ें कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस पढ़ सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशंस, ठीक है, ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है।
मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ हर चीज़ के हिसाब से, और थोड़ा सा ये भी समझ में आ जाएगा कि जो आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हो उसमें से कौन सी चीज़ें एक्सट्रूजन से बन सकती हैं। ठीक है, पीवीसी पाइप, रोड, ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी आप एक्सट्रूजन से आराम से बना सकते हो, जो ये चीज़ें बनी हुई है ना, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जो आपके सेमी ब्रिटल मटेरियल होते हैं ना, और उनसे अगर हमें लेंदी प्रोडक्ट बनाना हो, ऐसे है ना, इस तरह का, या ऐसे मतलब कि लेंदी प्रोडक्ट बनाना हो सेमी ब्रिटल, वो भी क्या होंगे हमारे एक्सट्रूजन से। ठीक है, और सेमी ब्रिटल कौन से हो गए, आपके माइंड में जो प्लास्टिक्स चलती हैं, प्लास्टिक्स जो चलती हैं वो एक तरह से क्या है, ब्रिटल मटेरियल है ना, वो सोम वाला प्लास्टिक नहीं। ठीक है, ये वाला जो प्लास्टिक है जिसे आप जनरली केमिकल प्लास्टिक बोलते हो, ये जो केमिकल प्लास्टिक है इसको आप कैसे बनाओगे, केमिकल जो प्लास्टिक है मतलब जिसे प्लास्टिक बोलते हो, ब्रिटल मटेरियल है ना, और उसको आप रोड फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हो, छोटी रोड फॉर्म में, बहुत बड़ी लेंथ नहीं है। ठीक है, छोटी रोड फॉर्म में क्या बनाना चाहोगे, किससे बनाना चाहोगे, कोई प्रोसेस अगर माइंड में आ रहा है तो बताओ। क्या ये है कि पहले प्लास्टिक की लेयर बना दो, उसके बाद उसको ऐसे रोल कर दो, घुमा दो, समझ में आ रहा है। आपने कभी घर के पर्दे टांगते हुए देखा, पर्दे है ना, कर्टन रोड्स जिसे बोल देते हैं, कर्टन रोड्स, दिवाली के टाइम पर तो आप पे ड्यूटी आई होगी। ठीक है, तो जो कर्टन रोड्स होती हैं उनके बारे में सोचो ज़रा, वो किससे बने होंगे, कर्टन रोड्स, है ना। आपने क्या उसमें ऐसे देखा कि उस प्लेट को, उस पाइप को जो कि वो प्लास्टिक का था, क्या उसे ऐसे रोड को ऐसे करके और कहीं उस पर जोड़ लगा हुआ था लेंथ वाइज, ऐसे तो कभी नहीं देखा। और कोई सा प्रोसेस जो आपके माइंड में आ रहा है, अब तो प्रोडक्शन पूरी ही हो गई एक तरह से। कैसे तार कैसे बनते हैं, वो वायर ड्राइंग है। ठीक है, वो वायर ड्राइंग है, ये ट्यूब वाली है, कौन सी वाली, ये वाले, ये मटेरियल वैसा नहीं है जो एक्सट्रूजन से बना होगी, क्योंकि ये कैसे बनेगा, ये तो यार केमिकल से ही बनेगा भाई, केमिकल प्रोसेस से, इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाना चाहो, इतना लेंदी। चलो भाई इसके बारे में रियल में सोचूंगा, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बारे में रियल में सोचूंगा। ऐसे ही मैंने कोई भी तुक्का बैठ जाए तो गड़बड़ है ना, वो ऐसा नहीं होगा, इसको रियल में आराम से सोच के फिर बताया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, जो कर्टन रोड्स आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं हम उसकी एग्जाम्पल्स को लेके चल रहे हैं, जो क्योंकि ये तार तो कभी नहीं पूछने वाले गेट में। ठीक है, ना ही ये सीमा पूछे कि भाई ये जो तार लगा हुआ है ना, ये किसका है, जो क्लास में देखो अपने सेंटर में जो तार लगे हुए हैं ना, उनके बारे में बताओ कहाँ का है। ठीक है, चलो किसका, हाँ तो भाई हो सकता है ऐसे ही। ठीक है, तो कर्टन रोड्स जो हैं वो जब, हाँ वो होलो हैं, उसे एक्चुअली कहते हैं ट्यूब ड्राइंग। ठीक है, वो जो एक्सट्रूजन है वो आप ट्यूब से करते हो उसको, एक्सट्रूजन को अभी समझाऊंगा उसे भी। ठीक है, कौन सी वाली, हाँ उसे भी बता रहा हूँ, कौन सी वाली, ये जो पीछे बैक साइड दिख रही है, बट वो मटेरियल मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। हाँ ये ठीक है, हाँ ये वाली, ठीक है, इस तरह की, हाँ इस तरह की जो कर्टन रोड्स ऐसी ही देखते हैं आप घर में। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, तो ये बेसिकली आप क्या करते हो, अभी थोड़ा सा आराम से समझा दूंगा आपको ये किस किस तरह से बनती है। आप आगे लगा देते हो मैंड्रल क्या होता है, जो कि आपके होलो पाइप्स बनवाता है। ठीक है, ये जो होलो है ना, तो यहाँ पर कैसे होगा, ये तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर आप ऐसे, एक इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा सोचो जरा, है ना, 100 नहीं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बिलो 400 आराम से होगा इसका, बिलो 400। ठीक है, अगर इसका बिलो 400 मान लेंगे तो इसका रिक्वेशन टेम्परेचर कितना हो गया, अराउंड 200। ठीक है, आपने 200 के पास में इस चीज़ की मटेरियल को रखा हुआ है। ठीक है, आपने इसे क्या किया, जो बिलेट है उस बिलेट को फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाओगे, स्टील के बराबर नहीं, इसके लिए तो बहुत कम फोर्स लगाने की जरूरत है। इसके आगे क्या लगा दिया आपने, इसके आगे लगा दिया मैंड्रल, क्या लगा दिया, मैंड्रल, ऐसे, ये होता है मैंड्रल ऐसे। ठीक है, ऐसे अगर ये आपने मैंड्रल ऐसे लगाया तो जो मटेरियल बिलेट का ऐसे आ रहा था ना, यहाँ पर ऐसे सोचो ना जरा, इसे ये जो येलो कलर से आपको बिलेट का मटेरियल आता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे डाई कहाँ पर होगी, डाई हो गई ये ऐसे, ये हो गई आपकी डाई। ठीक है, ये हो गई आपकी सरफेस, ऐसे करके आ रहा है समझ में या नहीं। ठीक है, अब जैसे ही ये मटेरियल आ रहा है, ठीक है, आप फोर्स तो लगा रहे हो, यहाँ मैंडल को आपने पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है, ये जो यहाँ से निकल के आ रही है, ये देखो अब ये होलो बनती जा रही है ऐसे, ये आपकी ये होलो बनती जा रही है ऐसे। ठीक है, ये कैसे बनती जा रही है, होलो ऐसे। ठीक है, तो फाइनली ये कैसा निकल के आ रहा है आपका, होलो पार्ट। ठीक है, इसी तरह से आपके ये पाइप्स बनते हैं। ठीक है,
ठीक, क्लियर है। चलो अभी कुछ टाइप होते हैं इनके, जैसे हमने यहाँ पर बात की, कौन सा वाला, ये एक्सट्रूजन। एक होता है हमारे पास हॉट एक्सट्रूजन, एक होता है कोल्ड एक्सट्रूजन। ये किसके बेसिस पर हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। जैसे हॉट वर्किंग, उसी हॉट वर्किंग का ये वाला पार्ट हो गया हॉट एक्सट्रूजन, दिस इज द कोल्ड एक्सट्रूजन। हॉट एक्सट्रूजन में एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ऐसे ही कोल्ड एक्सट्रूजन में एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। फॉरवर्ड के अंदर होता है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, बैकवर्ड के अंदर कोल्ड एक्सट्रूजन और इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। ठीक है, टूथपेस्ट के जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट का जो ये कवर होता है ना, कवर, ठीक है, जिस पर लिखा रहता है पेप्सोडेंट या कोलगेट, जो लिखा रहता है वो, ठीक है, वो किससे बनता है, वो किससे बनता है, कौन से वाले, वो बनता है आपके इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। ठीक है, कैसे बनेगा अभी उसके बारे में भी देखना। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ऐसे तो नहीं है कि ना बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत लेंदी तो होते नहीं। ठीक है ना, ना बीच बीच में नहीं, अभी देखना। पहले तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन को समझो। हॉट एक्सट्रूजन के दो पार्ट, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ले रहा हूँ इन चीज़ों को। हॉट एक्सट्रूजन के दो पार्ट, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का माइंड में क्या लेके चलना है, सिर्फ और सिर्फ आ जाए तो बता देना। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, जिधर फोर्स लग रहा है उधर की तरफ ये निकल रहा है और इसका डाया कम हो गया, खत्म, समझ में आ गया। ठीक है, दिस इज दी हॉट एक्सट्रूजन, सॉरी डायरेक्ट एक्सट्रूजन। ठीक है, हॉट में डायरेक्ट एक्सट्रूजन। नेक्स्ट हो गया इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में देखो क्या होगा, आपने इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में अगर होलो पाइप बनाने हैं और आपके पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, मैंड्रेल का आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में ये वाला प्रोसेस भी ले सकते हो। ठीक है, इससे क्या बन के आ जाएगा, होलो। ये आपको थोड़ा 3D में सोचना है। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है ना, ये 3D में कुछ ऐसा निकलता हुआ आएगा। ठीक है, बट इसके लिए क्या है, लेंथ पहले से ही स्पेसिफाइड है ना, कि इतने के हिसाब से ये चीज़ निकल के आएगी। ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यूसली देते रहोगे लेंथ को। लेंथ अगर बहुत ज़्यादा लेनी है तो मैंड्रेल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये भी बैकवर्ड, बट इस बैकवर्ड में क्या हो रहा है, इस बैकवर्ड में जो डाई, जो आपकी रैम है ना, जो प्लंजर है, वही आपका होलो बना रखा है। जो प्लंजर है वो होलो है। तो जब आप इस चीज़ को ऐसे अंदर लेके जाओगे ना, ये 3D में सोचो ऐसे करके, ये वाली चीज़ क्या है, 3D में ऐसे करके, ऐसे, तो ये प्लंजर जो आपने लगा रखा है ना, ये होलो पाइप है एक तरह का। ठीक है, उसको आप ऐसे दबा रहे हो तो बीच में से क्या निकल के आएगा, ये मटेरियल वापस। तो ये हमारे पास एक्सट्रूजन बन के आया ना, मतलब ये एक्सट्रूडेड पार्ट है, ये ए नोट है। ठीक है, और ये हमारे पास AF निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है। इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट निकल के आ रहे हैं, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट निकल के आ रहे हैं। दिख रहा है, समझ में आ गया या नहीं, हो गया ना इतना। ठीक है, क्लियर है। चलो इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है, बस ये चीज़ें आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चीज़ आ जाती है कोल्ड एक्सट्रूजन। कोल्ड एक्सट्रूजन में आप ये एक बात बताइए, हॉट एक्सट्रूजन यूज़ करना चाहिए, कोल्ड? कोल्ड एक्सट्रूजन किसके लिए, हॉट इजी है इसीलिए हॉट को ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें सरफेस फिनिश मिलेगी। अगर हमें सरफेस फिनिश चाहिए तभी आप कोल्ड एक्सट्रूजन यूज़ करोगे, नहीं तो ऑलवेज हॉट एक्सट्रूजन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मान लो कर्टन रोड्स हैं, क्या आपको सरफेस फिनिश चाहिए उसमें, नहीं, तो आप क्या यूज़ करोगे, अपना हॉट एक्सट्रूजन। जनरली आप हम हर चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं, हॉट एक्सट्रूजन। सरफेस फिनिशिंग क्या करोगे, उसके बाद में उसके ऊपर मशीनिंग कर दो, ग्राइंडिंग कर दो, सरफेस फिनिश मिल जाएगी। ठीक है, आपको फोर्स तो कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या होगा, कोल्ड एक्सट्रूजन में हमारे जो टाइप हो गए, एक तो हो गया बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन, ठीक है, और एक हो गया हमारे पास इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। ठीक है, बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या होता है, बैकवर्ड में इसी इम्पैक्ट वाले फिगर को देखना, इसी इम्पैक्ट वाले फिगर को देखना, मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ धीरे धीरे, इसको मैं प्रेस करता हूँ धीरे धीरे। यही फिगर बैकवर्ड के लिए भी होगा, इसको हम प्रेस करते हैं धीरे धीरे। जबकि इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है, ये है मेरा इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। ठीक है, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में क्या होगा, ये आपके पास बिलेट रखा हुआ है, ब्लैक कलर से दिख रहा है, आपने क्या किया, इस पर एक तुरंत ही, तो अब आपके माइंड में क्या होनी चाहिए, पेप्सोडेंट वगैरह कवर होते हैं ना, वो कवर, ठीक है, जिसके अंदर टूथपेस्ट, जिसके अंदर पेस्ट होता है, वो कवर स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, ये दिख रहा है, ये ऐसे होते हैं। इन पर क्या लगाया जाता है, इम्पैक्ट। अचानक से क्या बन के आता है, वो जो भी प्लंजर इसके बीच में जो गैप होता है डाई के बीच में, उसमें वो मटेरियल क्या होता है, ऐसे जाता है। देखो दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये 3D में जा रहा है, 3D में। तो आपके पास ये जो ऐसे बन के आया, ये क्या है, हमारा पूरा शेप किसका बन के आ रहा है, आपके उस टूथपेस्ट वाले जो कवर है उसका। कवर मतलब वो प्लास्टिक, वो मतलब समझ ना, जो ऊपर से उसका मिलता है आपको कागज का, वो कवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कवर किसकी बात कर रहा हूँ, जो अंदर, जिसके अंदर पेस्ट है। ठीक है, हाँ, जो ट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये है आपके पास ऐसे बन के आ रहा है 3D में। ठीक है, इस 3D को क्या करोगे, जितना ये बन के आया, उसके बाद इन दोनों को क्या करोगे, मिला दोगे, और यही होता है टूथपेस्ट की वर्किंग।
जब टूथपेस्ट का आप ये ट्यूब बनाते हो ऐसा, ठीक है। पीछे से आपने देखा होगा उस चीज़ को ऐसे मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये किससे बन के आते हैं? इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। कोल्ड वर्किंग में काम करता है कोल्ड वर्किंग, ठीक है। चलो इसके बाद हो गया हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। ये भी किसका पार्ट है? कोल्ड का, कोल्ड में डायरेक्ट का, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड। ये क्या थे? बैकवर्ड। जो ये वाले थे ये क्या है? बैकवर्ड। आपने फोर्स इधर की ओर लगाया, वो कैसे निकल के आ रहा है? इधर की ओर। इसका मतलब ये बैकवर्ड है ना। और ये हाइड्रोस्टैटिक किसका है? फॉरवर्ड का, कोल्ड वाला ही, मतलब कोल्ड में फॉरवर्ड का। कोल्ड में फॉरवर्ड का कैसे? ये है हमारा हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक में क्या होता है? बिलेट कौन सा है? बिलेट ये येलो वाला नहीं है, बिलेट कौन सा है? ये वाला। ये है आपके पास बिलेट, ठीक है। बिलेट मतलब स्टार्टिंग में, अभी ये सोचो कि बाहर नहीं गया, ठीक है, ये यहीं पर है अभी, है ना। आपने क्या किया? आपने इस मटेरियल को क्या किया? इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर। यूनिफॉर्म प्रेशर कैसे मिलेगा? जब आप इसमें क्या यूज करो? फ्लूइड या लिक्विड टाइप से, ठीक है। आपने क्या यूज किया इसके अंदर? फ्लूइड। अब जब इस पर आप प्रेशर दोगे ना तो हर तरफ से प्रेशर आएगा इस पर, आएगा या नहीं? इसका नेचर है ना फ्लूइड का कि अगर इसे फ्लूइड को यहाँ से दबाओगे ये क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। तो इधर से भी दबाएगा इस मटेरियल को, इधर से भी दबाएगा इस मटेरियल को, दबाएगा या नहीं? यूनिफॉर्मली प्रेशर लगेगा हर तरफ से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में, कोल्ड एक्सट्रूजन कंडीशन में, कोल्ड एक्सट्रूजन कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक की हेल्प से आप इस पर यूनिफॉर्म प्रेशर लगाते हो। तो हाइड्रोस्टैटिक में कौन से मटेरियल हम इजीली यूज कर सकते हैं? लाइक ब्रिटल मटेरियल। अगर ब्रिटल मटेरियल है, आपने एक तरफ से तो कंप्रेसिव फोर्स लगा रखी है रैम वाली, मान लेते हैं, ठीक है। इधर वाले मटेरियल तभी तो फोर्स लगाएंगे जब उस पर ये इधर की ओर चलेगा, ऐसे, है ना। तभी तो ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाले डाई के ये वाले जो पार्ट है, कंटेनर के पार्ट, तभी तो उस पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये वाली चीज अपने आप से तो फोर्स नहीं लगाएगी ना कभी भी। और ये चीज रैम से तो अलग है ना, इस रैम से इसका मटेरियल अलग है, ठीक है। ये चीज क्या इसके साथ में फोर्स डेवलप कर रही है? थोड़ा फील करो इस चीज को। इस पर मैंने फोर्स लगाया, क्या इसने फोर्स डेवलप किया? नहीं ना। कब डेवलप होगा? जब इस बिलेट का म्यू, जब इस बिलेट का म्यू की वजह से, जो ये बिलेट का मटेरियल है उसके म्यू की वजह से ये चीज इधर की ओर फैलेगी, समझ रहे हो? पॉइजन रेशियो की वजह से इधर की ओर फैलेगी, तभी तो ये अपना फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसे अपनी जगह रहना है ना। जबकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है? आपने फोर्स इस पर लगाया इधर की डायरेक्शन में, जबकि ये पूरा फ्लूइड कैसे लगा रहा होगा प्रेशर? ऐसे। क्या इसके म्यू पर डिपेंड कर रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ गया ना? समझ में आ गया या नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि यहां पर अगर मैंने फ्लूइड भर दिया तो जो प्रेशर आपने एक डायरेक्शन में लगाया ना वो हर तरफ से लगना शुरू हो जाएगा। जबकि अगर आपने फ्लूइड नहीं भरा तो एक तरफ से फोर्स लगाया, वो इस मटेरियल के म्यू पर भी डिपेंड करेगा कि म्यू अगर ज्यादा फैल रहा है तभी वो इधर वाले फोर्सेस महसूस करेगा, नहीं तो उसे मतलब नहीं है। अगर कोर्क है तो बताओ क्या वो ट्राई में होगा? अगर कोर्क है तो नहीं, क्योंकि वो तो इधर की तरफ फैला ही नहीं, वो तो सीधा ऐसे चला गया, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसीलिए यहां पर क्या होता है? यूनिफॉर्म प्रेशर की कंडीशन आती है, यूनिफॉर्म फोर्स और यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई होता है। अगर ये कंडीशन हमें मिल गई ना तो हम ब्रिटल मटेरियल के एक्सट्रूजन कर सकते हैं। थोड़ा सोचो, ब्रिटल मटेरियल को अगर एक तरफ से ही आप ऐसे करोगे तो उसके टूटने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अगर तीनों तरफ से उसे दबा दोगे। तीनों तरफ से दबाओगे, जो वॉइड्स होते हैं ना वो चीजें हर तरफ से दब रही हैं, अब यूनिफॉर्मली दब रही हैं। मैंने सोम में आपको समझाया भी था कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टूटता क्यों है? ब्रिटल मटेरियल क्यों टूटता है? क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्यों, कब टूटता है, नहीं क्यों टूटता है? वॉइड्स की वजह से। चलो कुछ किसी को तो याद रहा ठीक है, वॉइड्स की वजह से, ठीक है। आप जो बोल रहे थे ना वो ये बोल रहे थे कब, हाँ वो आप कब की बात कर रहे हो, किसकी वजह से? वॉइड्स की वजह से। अगर मटेरियल में वॉइड्स नहीं है, अगर ग्रेन्स हमारी बिल्कुल ऐसे हैं, अगर मटेरियल में ग्रेन्स क्या हैं, बिल्कुल ऐसे हैं, उनमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है? मेरा डक्टाइल मटेरियल। अगर ग्रेन्स हमारी कैसी हैं, अगर मटेरियल में ग्रेन्स कैसी हैं, ऐसी, और इनमें आ गया यहाँ पर गैप, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है डक्टाइल मटेरियल जिसमें गैप नहीं होगा, ठीक है। इसको चाहे इधर से फोर्स लगा के छोड़ दो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दोनों तरफ से फोर्स लगा दो। बट अगर मैंने ये ब्रिटल मटेरियल यूज किया तो आप अगर इसको हर तरफ से फोर्स लगा के कंप्रेस करके और फिर एक्सट्रूडेड कराओ, इधर से निकालो, तो ये जो मटेरियल है ना टूटेगा नहीं। फिर हर तरफ से क्या है, इसके वॉइड्स को रोक के वो मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में हम कौन से मटेरियल का यूज कर देते हैं? ब्रिटल मटेरियल्स का। ये सेमी ब्रिटल मटेरियल्स हमारे हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन से एक्सट्रूड होते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, गुड। ठीक है, उसके बाद इसकी वर्डिंग पढ़ लेना, ठीक है। एप्लीकेशंस,
ठीक है। एप्लीकेशंस, हाँ थोड़ा सा ये देख लेना जब आप कभी ईएससी या कोई भी पीएसयूज, यार ईएससी में इसलिए थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि जो पीएसयूज के क्वेश्चन है ना वो भी थोड़ा थोड़ा कर लो आप, बट आप बिल्कुल ही हम गेट पर फोकस कर रहे हैं, इस वजह से ये वाली चीज़ थोड़ी थोड़ी रह जाती हैं आपकी, ठीक है। एक्शन फॉर द न्यूक्लियर रोड, ठीक है, क्लैडिंग ऑफ मेटल्स एंड मेकिंग वायर्स ऑफ लेस डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। अब यहाँ से आ जाता है गेट वाला पार्ट, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से, एक्सट्रूजन लोड, ठीक है। हाँ बहुत परेशान है, ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम एक्सट्रूजन लोड की बात करेंगे, ठीक है। चलो तो अब फॉर्मूलेज हम लिख लेते हैं, देखिए ठीक है। तो एक्सट्रूजन लोड क्या है? क्योंकि ऑब्वियस है कि आपको डेरिवेशंस की ज़रूरत इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी, ना ही मैं डेरिवेशंस की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जो डेरिवेशंस होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, ठीक है, और अजम्पशंस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके डेरिवेशंस में, तो डेरिवेशंस आपको करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ प्रोडक्शन में डेरिवेशन की ज़रूरत थी मैंने करवाए भी हैं आपको, ठीक है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधा याद रखना है एक्सट्रूजन लोड क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मेथड, यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, नो फ्रिक्शन, सारे अजम्पशन आपने ले लिए और उसके बाद फाइनली क्या निकल के आया, P एक्सट्रूजन लोड इक्वल टू P इक्वल टू ए नोट समझ में आ रहा है कौन सा है? ए नोट क्या है? ए नोट बिलेट का एरिया, P है, अगर ए नोट है तो क्या मल्टीप्लाई होगा? सोचो सोचो सोचो, स्ट्रेस, सोचो जरा, है कि नहीं? यहाँ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? स्ट्रेस। फोर्स है, अगर एरिया इधर है तो क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा? स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है ये याद रखना है, सिग्मा नोट बार है। सिग्मा नोट बार बेसिकली क्या होता है? मैग्नीट्यूड, याद है कल भी समझाया था, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, ठीक है। तो सिग्मा नोट बार लिखा हुआ है, तो साथ में इसमें फॉर्मूले में याद रखना, इसमें स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन नहीं बोलूंगा उसे फिलहाल के लिए, अभी उसे एलन, ठीक है, एलन ए नोट बाई ए एफ, ठीक है, ए नोट इंटू सिग्मा नोट बार इंटू एल एन ए नोट बाई ए एफ, ये याद रखिएगा, ये आता है हमारा फॉर्मूला निकल के फॉर दी एक्सट्रूजन, ये एवरेज फ्लो स्ट्रेस है सिग्मा नोट बार। अगर क्वेश्चन में आपको सिग्मा नोट बार की डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी होगी तो आप इसको एवरेज फ्लो स्ट्रेस से, अगर स्ट्रेन हार्डनिंग, अगर इस बार गलती से उन्होंने किस किस को जोड़ दिया, एक्सट्रूजन एंड स्ट्रेन हार्डनिंग को, तो फिर सिग्मा नोट बार वहां से निकालेंगे, ठीक है। उन्होंने 2020 और 21 में रोलिंग एंड स्ट्रेन हार्डनिंग को जोड़ा, यहाँ हो सकता है कि इसे एक्सट्रूजन एंड फोर्जिंग मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग को जोड़ दें, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना, फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है, सिग्मा नोट बार का फॉर्मूला वहां से याद रखना है, ठीक है, वो कंडीशन आपको दी जाएंगी। नेक्स्ट, एक तो हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम क्या क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आप इजीली देख सकते हो, इन चीज़ों को आप किस किस चीज़ों में ले सकते हैं, ले लो भाई। ए नोट बाई ए एफ का मतलब क्या हो जाएगा, ए नोट सिग्मा नोट बार एल एन डी नोट बाई डी एफ स्क्वायर, सो आ गया, देख भी लिया भाई। 2 ए नोट सिग्मा, अरे यार आपने मिस कर दिया, अभी चलते साथ, मैं तो देख के आ गया इटर्नल, अरे नहीं यार बेकार तो ना बोल यार, ठीक थी यार, ठीक थी। ए नोट इंटू सिग्मा नोट बार एल एन डी नोट बाई डी एफ, ठीक है। तो ये है हमारे पास फोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर रियल कंडीशन के लिए P इक्वल टू के ए नोट, सॉरी P इक्वल टू के ए नोट एल एन ए नोट बाई ए एफ, वेयर K इज द एक्सट्रूजन कोफिशिएंट, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सीधा K वैल्यू मिल सकती है जिसको आप क्या बोलोगे, एक्सट्रूजन कांस्टेंट, या फिर आपको सिग्मा नोट बार वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, दिस इज द फॉर द रियल कंडीशन, दिस इज फॉर द अप्रोक्सीमेट मेथड। क्वेश्चन जनरली आता है इससे, है ना, क्वेश्चन आएगा इससे अप्रोक्सीमेट मेथड से। दोनों चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बस यहाँ सिग्मा नोट बार की जगह K यूज़ किया गया है, जिसे एक्सट्रूजन कांस्टेंट बोल दिया जाता है, बस, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक।
थोड़ा याद रखना, क्योंकि आप ना खुरापाती दिमाग में ना सीधा सीधा याद रखोगे ए नोट इंटू सिग्मा नोट, है ना। इसे याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रूजन एंड वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन एंड वायर ड्राइंग में ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एक्सट्रूजन एंड वायर ड्राइंग में ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, ठीक है, हो गया इतना। चलो तो आ जाओ भाई फिर क्वेश्चंस पर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन पर आओ। ए ब्रास मोबाइल भी ले लिया इसके कलर पूछता हूँ चेंज है सर, नया मोबाइल लिया ना नहीं नहीं, अरे कवर हटाया यार। हाँ वो कवर हटाया, सब कुछ नया नया। हाँ चलो देखो 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 देखो, बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो रही थी आज वैसे तेज नहीं दिया जल्दी कर भाई से बोलो क्वेश्चन सामने है। क्या हो भाई, ये तो लिखा हुआ है पहले इसका फिगर बना लो, क्या क्या बनेगा सोच लो। एक्सट्रूजन ऐसे जाएगा। अब देखो आपके माइंड में चलनी चाहिए, डाई लगी हुई है यहाँ पर, इस साइड में कंटेनर आ रखा है, पीछे रैम है, और यहाँ से डाई से ये एक्सट्रूडेड हो रहा है ना। तो ए ब्रास फिलेट इज टू बी एक्सट्रूडेड फ्रॉम इट्स इनिशियल डायमीटर ऑफ 100 mm टू ए फाइनल डायमीटर ऑफ 50 mm, है ना, to a final diameter of 50 mm. The working temperature of 700 degree centigrade and the extrusion constant is 250 megapascal. Extrusion constant अभी हमने क्या पढ़ा, K 250 megapascal. The force required for extrusion, सीधा क्वेश्चन आएगा गेट में, सीधे आंसर्स आ जाएंगे। कितना आ गया 2.72 सभी का, गुड। क्या करना है, सीधा फोर्स में वैल्यू रख देना है, फोर्स P लिख दो या F लिख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर A नोट, याद रखना बस एक्सट्रूजन के सेंस में ए नोट लेना है, जबकि वायर ड्राइंग में ए एफ आएगा, ठीक है। अभी चलो उसको वायर ड्राइंग में बताऊंगा। ये ए नोट इंटू सिग्मा नोट बार, या यहाँ पर क्या है के एल एन ए नोट बाई ए एफ, ठीक है। या फिर सीधा फॉर्मूला जो अभी आपको मैंने समझा दिया था 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए नोट इंटू के एल एन डी नोट बाई डी एफ, क्योंकि आपको डायमीटर्स दे रखे हैं, तो सीधा पुट करना डायमीटर π/4, ये डी नोट का स्क्वायर है 100 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपको हमेशा इसका भी मिलेगा गेट में, अगर ये एनएटी ना हुआ तो 50 के स्क्वायर वाला भी ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखना कि ये होता है एक्सट्रूजन में ए नोट मल्टीप्लिकेशन में सामने, ठीक है, जबकि वायर ड्राइंग में यही हो जाएगा ए एफ, ठीक है। तो पढ़ना है पहले कि कौन सी चीज़ है, ये एक्सट्रूजन है या वायर ड्राइंग है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, बट जो एक्सट्रूजन वर्ड है वो एक्सट्रूजन के हिसाब से फॉर्मूला ये है, जबकि वायर ड्राइंग में ए एफ हो जाएगा, फार्मूला वहाँ पर भी सिमिलर रहेगा, ठीक है। आगे सभी का ऑनलाइन आपका भी आ गया है ना, ठीक है। B 2.72 सभी का आ रहा है ना, कोई भी डाउट आ रहा है तो बोलो, ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है तो बोलो, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमने अभी ये डायग्राम में ये चीज़ें बनाई थी, इसमें अगर मैं कहता हूँ आपसे स्ट्रेस क्या होगी, स्ट्रेस इन एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन स्ट्रेस, एक्सट्रूजन स्ट्रेस, ये स्ट्रेस क्या हो जाएगी, एक्सट्रूजन स्ट्रेस सिग्मा, जो एक्सट्रूजन वाली है, जैसे ऐसे बोल दो सिग्मा एक्सट्रूजन इक्वल टू क्या हो जाएगी, जो एक्सट्रूजन फोर्स है डिवाइडेड बाई कौन सा वाला एरिया, एरिया कौन सा वाला, एक्सट्रूजन फोर्स डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग में मटेरियल का जो एरिया है उसी से तो रिलेट करेंगे ना स्ट्रेस को। बिलेट के स्ट्रेस की तो बात होगी, आगे क्या स्ट्रेस बचा उसमें, फ्रीली जा रहा है वो, फ्रीली स्ट्रेस कहाँ है, बिलेट के अंदर, स्ट्रेस है बिलेट के अंदर, तो कौन सा वाला एरिया लिया जाएगा, ए नोट, कौन सा एरिया लिया जाएगा, ए नोट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। वो क्योंकि आगे चला गया तो ए एफ से तो कोई मतलब नहीं, हमें ए नोट से मतलब,
तो अब पी की वैल्यू अभी निकाली थी आपने, क्या थी, ए नोट इंटू सिग्मा नोट बार। देखो सिग्मा नोट बार से इसे काट मत देना है, सिग्मा नोट बार क्या है, फ्लो स्ट्रेस है, ठीक है, एवरेज फ्लो स्ट्रेस। सिग्मा नोट बार इंटू एल एन ए नोट बाई ए एफ डिवाइडेड बाई ए नोट। तो ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो आंसर आ गया सिग्मा नोट बार एल एन ए नोट बाई ए एफ। प्लीज याद रखना ये फॉर्मूला भी, ठीक है। सिग्मा एक्सट्रूजन की जो होती है वो हमारी ये निकल के आती है, क्लियर है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली क्या हो जाएगा रियल के लिए, रियल के लिए क्या हो जाएगा, के एल एन ए नोट बाई ए एफ, रियल के लिए हो गया। उसके बाद डायमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया, चलो। ठीक है, ये लिख लिया, ये बस एरिया से डिवाइड किया है ए नोट से, ठीक है। यार ये क्वेश्चन और होना चाहिए यहाँ पर, नहीं है। चलो तो प्लीज़ एक क्वेश्चन लिखेगा, एक क्वेश्चन लिखेगा, हाँ। नहीं वही है, बस ए नोट से डिवाइड कर दिया है उसे ए नोट से डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ ए नोट भी था ना पहले, ए नोट से डिवाइड हो गया, तो के एल एन ए नोट बाई ए। स्ट्रेस क्या हो जाएगी रियल की, सॉरी यहाँ स्ट्रेस भी तो लिख दो, हाँ वही ना, स्ट्रेस भी तो लिखोगे ऐसे। फॉर्मूला तो ये होगा ना, सिग्मा एक्सट्रूजन इक्वल टू के, ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, यूजिंग डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, यूजिंग डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, using direct extrusion process, using direct extrusion process, a round billet of 100 mm, a round billet of 100 mm, a round billet of 100 mm length and 50 mm diameter, a round billet of 100 mm length and 50 mm diameter is extruded, a round billet of 100 mm length and 50 mm diameter is extruded, full stop, considering an ideal deformation process, considering an ideal deformation process, आइडियल डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा, नो फ्रिक्शन, ठीक है। आइडियल डिफॉर्मेशन प्रोसेस, एक्सट्रूजन रेशो इज 4, एक्सट्रूजन रेशो इज 4 एंड एवरेज फ्लो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, एंड एवरेज फ्लो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज 300 मेगापास्कल, एंड एवरेज फ्लो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज 300 मेगापास्कल, comma, the pressure on the ram will be, the pressure on the ram will be, the pressure on the ram will be। अब एक बात बताओ, प्रेशर का मीनिंग यहाँ क्या होगा, मैंने प्रेशर तो बोला नहीं, प्रेशर का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब स्ट्रेस। भाई जो स्टार्टिंग में आपको मैंने स्ट्रेस समझाया वही तो है हमारे पास प्रेशर, है ना। जैसे हाइड्रोस्टैटिक में आपने समझा उस प्रेशर को, आप सॉलिड में आप उसको स्ट्रेस को क्या बोल दोगे, प्रेशर, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नली तो लगाया जा रहा है ना उस पर फोर्स, उसी फोर्स के बेसिस पर हम इस चीज़ को प्रेशर के सेंस में ले सकते हैं। ये कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो गलत यूज़ किए जाते हैं, बट क्या कर सकते हैं, जब गेट तक इन टर्म्स को ऐसे ही यूज़ करता है तो हमें भी करना पड़ता है। मैंने आपको एक्सट्रूजन रेशो समझाया ना, एक्सट्रूजन रेशो याद, फॉर्मूला लिखा नहीं था ना आपने शायद, वो R इक्वल टू क्या था, R इक्वल टू ए नोट बाई ए एफ, ओरिजिनल बाई फाइनल, ठीक है, ये लिखवाया था मैंने आपको वहाँ पर।
है ना, 400/1 या 40/1 है ना, तो ए नोट बाई ए एफ कितना 415 और 16 है ना, 0.8 आ रहा है। हाँ तो 416 आगे आपका भी फोर 16 मेगा पास्कल आ गया, सभी का नहीं आया, आ गया ना। सिग्मा इक्वल टू या प्रेशर इक्वल टू ये ए नोट से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सिग्मा नोट बार इनटू एल एन वाई एल एन ए नोट बाई ए एफ, और ए नोट बाई ए एफ आपको सीधा दे रखा है 4, सीधा दे रखा है 416, हाँ 816 कैसे आ गया 416 मेगा पास्कल। क्लियर है, हो गया इतना, नहीं योगेश जी कुछ तो डाउट में लग रहे हो, 416 ठीक है ना, सभी का आ गया, ठीक है। पुनेन जी निकल रहा है आपसे, नहीं निकला, हो रहा है, चलो ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिएगा इसी के सिमिलर, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सट्रूजन। अब उसके बाद में ड्राइंग की बात करेंगे। तुरंत यार कार्तिक जी को देखना पड़ता है, बस जैसे लास्ट बोल दिया ना बस के मैं तो सीट छोड़ के भाग रहा हूँ अब, ठीक है चलो। तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा इसमें, ए 100 mm कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही होगी, ए तो है ही नहीं ना, आपने ए से मल्टीप्लाई करने वाले फोर्स निकाल रहे हो फिर तो आप, ठीक है। ए 100 mm लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्क पीस, क्वेश्चन लिखिएगा ए 100 mm लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्क पीस ऑफ डायामीटर 50 mm, ए 100 mm लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्क पीस ऑफ डायामीटर 50 mm is reduced to 25 mm, is reduced to 25 mm diameter using extrusion process, is reduced to 25 mm diameter using extrusion process, full stop. The flow curve for the metal has strength coefficient as K equal to 750 megapascal. The flow curve for the metal has strength coefficient as K equal to 750 megapascal. याद रखिएगा, दिस इज द स्ट्रेंथ कोफिशिएंट, ये कोई एक्सट्रूजन कांस्टेंट नहीं है, एंड द स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट is 0.15, full stop. Assuming ideal process and the strain hardening coefficient is 0.15, full stop. Assuming ideal process मतलब no friction, assuming ideal process और no friction जैसे भी लिखना चाहो, the required ram pressure is, अब लिखो इसे, निकालो इसे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और वहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन टू द पावर n होता है ना, के एप्सिलॉन टू द पावर n अपॉन n+1 है ना, तो एप्सिलॉन क्या होगा, वॉल्यूम इन और वॉल्यूम आउट से भी निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो सीधा एरियाज के हिसाब से निकाल दो, ln A0/AF है ना भाई, ट्रू स्ट्रेन है ना, एप्सिलॉन जो है वहाँ पर ट्रू स्ट्रेन है, तो कितना हो जाएगा वो, एप्सिलॉन इक्वल टू ln A0/AF,
ln a नोट बाई AF, सीधा होता है ना स्ट्रेन। आपको ये एरियाज ही तो दिए हो रहते हैं एक्सट्रूजन में, ठीक है। नहीं तो लेंथ से चले जाओ, नहीं तो डायमीटर से चले जाओ। हाँ मेगा पास्कल। डायमीटर दे रखे हैं ना 50 और 25 दे रखे हैं डायमीटर ना, डायमीटर 50 और 25 दे रखे हैं। आप अगर कार्तिक जी लेंथ से जाना चाह रहे हो तो लेंथ से भी चले जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले उसके लिए क्या करना होगा, 100 और 50 के हिसाब से दूसरी लेंथ निकालनी होगी, ठीक है। हाँ तो उसके बाद फिर वो LF/L नोट करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए डायरेक्टली A नोट बाई AF से चले जाते, ln A नोट बाई AF। तो हमारे पास एप्सिलॉन F आ जाएगी, एप्सिलॉन आ जाएगी बेसिकली। तो उस एप्सिलॉन को उस फॉर्मूले में रख देना। फार्मूला जिन्होंने कल की क्लास नहीं की होगी उनको फार्मूला याद होना चाहिए, मतलब उनको फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर होता है, क्या होता है भाई, यहाँ के एप्सिलॉन टू द पावर n अपॉन n+1, ये क्या होती है, सिग्मा नोट बार, ठीक है, या एवरेज फ्लो स्ट्रेस, यही एवरेज फ्लो स्ट्रेस। और ये के कौन सा है, ये स्ट्रेंथ 700, अरे 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 सबके अलग अलग 790 950 जो आंसर आ रहा है वो ठीक है भाई, 950 इज द राइट आंसर। क्या गड़बड़ी क्यों कर रहे हो भाई, कहाँ क्यों गड़बड़ी हो रही है? आपने क्या निकाला 700, आपने क्या निकाला था 800, 866 ना, नहीं कुछ तो गड़बड़ किया आपने, फोर्स तो नहीं निकाल लिया, नहीं फोर्स भी ज़्यादा ही आएगा इससे। मनोज जी आपने भी कुछ गलत ही निकाला भाई। सिग्मा नोट बार कितना आया, 684.9 मेगा पास्कल सिग्मा नोट बार। तो सिग्मा जो हमारे पास प्रेशर निकालना है वही तो सिग्मा ही है ना, जो प्रेशर निकालना है वो सिग्मा ही तो है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेशर और सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा नोट बार इंटू ln A नोट बाई AF नहीं लेके चलोगे क्या, यही तो होगा हमारे पास। दिस इज द सिग्मा, मैंने अभी समझाया ना, दिस इज द प्रेशर, बस इसी को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो फिर तो कैलकुलेशन में गलती हो रही है। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, हाँ वो ln d ओरिजिनल बाय d फाइनल का होल स्क्वायर से निकल सकता है। डी, हाँ बिल्कुल उसी से, हाँ उसी से। तो आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू आई थी, कितनी आई है एप्सिलॉन की, 1.38। हाँ 1.38, तभी आपका ये निकल के आया होगा सिग्मा नोट 684.9, 684.9 नहीं आया, 950 आ गया ना, आ गया सभी का, गुड। देखो कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही होगी, जरूर कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। अरे ऐसे कैसे भाई, सिग्मा नोट कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हो आप। 0.1 वो है, वो 0.51 नहीं 0.15 है वो। 0.15 आपने लिखा हुआ गलत है, फिर 0.125 नहीं 0.15, यहाँ गड़बड़ हो रही है। अपनी जगह आप भी सही थे, ठीक है ठीक है, सभी का आ गया। चलो तो ये थे हमारे एक्सट्रूजन के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम चलते हैं वायर ड्राइंग के। एक्सट्रूजन समझ में आ गया ना, एक्सट्रूजन EAC के बेसिस पर मैंने वो सारी चीज़ें बता दी, कैसे होता है डायरेक्ट, ये वो सब कुछ। गेट के बेसिस पर बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले प्लीज़ याद ही रखना, इन्हें डिराइव करने मत बैठ जाना वहाँ। ये फॉर्मूला, ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो स्ट्रेसेस का P/A नोट करना है, और एक फोर्स का ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्लीज़ याद रखना। कुछ नया नहीं है, इन चीज़ों को रटना मत, इन चीज़ों को इससे निकाल लेना, बस ये चीज़ याद रखना कि P फोर्स क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस, और यहाँ स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ सिग्मा नोट बार नहीं है, बस उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में ये स्ट्रेन का फॉर्मूला हो रहा है। तो ये सिर्फ याद रखना, इसे चाहे तो आप अपने माइंड में ऐसे करके ऐसे मान लो कि भाई ये एक्सेप्शन टाइप से मुझे स्ट्रेन की मल्टीप्लिकेशन करनी है बस, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैग्नीट्यूड है, ये कोई आपकी स्ट्रेस नहीं है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो इस टोटल का जो वैल्यू है ना वो हमारी स्ट्रेस है, ठीक है।
ऐसे ही फिर जो हमने स्ट्रेस निकाला वो पी वाई ए नोट करके निकाल लिया, तो ए नोट से कैंसिल कर दिया चीज़ें। ऐसे अब चलते हैं वायर ड्राइंग की तरफ, ठीक है, ज़्यादा टाइम ज़्यादा ना इस तरह से लेते हुए अब वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग में क्या होता है, इस चीज़ को मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ इस जगह। देखो उसका 950 मेगापास्कल आ गया, ठीक है। देखो वायर ड्राइंग में क्या है, वायर ड्राइंग में पहले आपको क्या बनाना होगा, वायर भले से वो हाई एरिया का क्यों ना हो, ठीक है। अगर वो हाई एरिया का है तो आपने वो हाई एरिया के वायर कैसे बनाए होंगे स्टार्टिंग में, सही है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लट्ठा आपके पास कैसा है, रेक्टेंगुलर का है, तो उसे किस में कन्वर्ट करोगे, सर्कुलर में। किससे कन्वर्ट करोगे, पहले एक्सट्रूजन से, फिर उसके एक्सट्रूजन के बाद उसकी क्या करते हैं, ट्यूब ड्राइंग, फिर होती है ट्यूब ड्राइंग। पहले मैं वायर ड्राइंग लेके चल रहा हूँ, बट फिर आगे मैं फिगर ट्यूब ड्राइंग के भी दिखा दूंगा। उनकी होती है फिर ट्यूब ड्राइंग, मतलब पतले पतले डायमीटर के ट्यूब्स बनाना, ठीक है, सॉलिड ट्यूब्स बनाना। वो ट्यूब्स बन गए, ठीक है, वो निकल के आ गए। अब उनको फिर से मतलब उसको फिर से एक्सट्रूजन रेशो की हेल्प से फिर से करो, तो ये ट्यूब ड्राइंग हो रही है, बार बार उसको और पतला करते जा रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर एरिया पर आप क्या करते हैं, उसकी वायर ड्राइंग, ठीक है। ये जो वायर ड्राइंग है यहाँ पर इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा है, जिसको हमने क्या बोल रखा है अभी, ए नोट, ठीक है। इस ए नोट को हम किसके अंदर लेके जाते हैं, इस पर्टिकुलर डाई के अंदर। ये डाई कैसी दिखती है अंदर से वो मैं अभी दिखा दूंगा अगले फिगर में, ठीक है। वहां से फिर जो डाया कम होके निकलता है वो चीज ये आ रही है। और साथ ही यहाँ पर फोर्स कैसे अप्लाई होगा, ये तो आपने देखा फ्रीली रखा हुआ है, ऐसे कुछ आपके माइंड में क्या चल रहा है, फ्रीली रखा हुआ है। यहाँ फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, क्या है रोलिंग, क्या है रोलर लगे हुए हैं, क्या है रोलर लगे हुए हैं। ये चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज को आपने यहां पकड़ा हुआ है, समझ रहे हो, इस चीज को आप यहां पर क्या कर रहे हो, ये फाइनल आउटकम में निकल के आ गया। थोड़ा ध्यान देना, ये फाइनल आउटकम में निकल के आ गया इस जगह। ये क्या फ्री है, ये क्या फ्री है इस जगह, समझ रहे हो। आज तक हर चीज क्या थी, फ्री थी। रोलिंग फ्री थी, ठीक है। फोर्जिंग चलो उसमें तो इधर साइड वो तो दबी हुई थी। एक्सट्रूजन फ्री था। वायर ड्राइंग में क्या है, ये वाली चीज फ्री नहीं है। ये चीज हमेशा कैसी होगी, ऐसे इस पे ऊपर रोल करके जाएगी, और इस चीज को क्या कर रहे हैं आप, ऐसे घुमा रहे हो, तो इसका मतलब इसमें हमेशा क्या है, टेंशन। समझ में आ रहा है इसमें फोर्स कैसे डेवलप हो रही है, टेंशन। कभी भी वायर ड्राइंग इस प्रोसेस के बिना नहीं हो सकती। अगर ये चीज नहीं है तो आप वायर ड्राइंग कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, में क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें आपके आगे वाले पार्ट में क्या आप प्रोड्यूस करते हो, टेंशन, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ड्राइंग होती है, आगे की तरफ खिंच के आता है। अंदर क्या हो रहा है, इस चीज को दिखाने के लिए ये फिगर देखो, ये रहा, ठीक है। आपने जो इधर वाला वायर था वो हायर एरिया का था, वो इसमें से जाएगा ऐसे करके। ये उस जो बॉक्स था ना उसके अंदर की डाइज है, ये क्या है, मेरी डाइज है उस बॉक्स के अंदर की। जो अभी बॉक्स देखा ना आपने, ये वाला जो बॉक्स देखा, ये वर्डिंग्स है, ठीक है। ये बॉक्स, इसमें एरिया ये आ रहा है, ए नोट, इसमें बॉक्स लगा हुआ, बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है वो उस वाले फिगर से समझ में आ रहा है। फिर आउटकम में ये निकल के आ रहा है, बट ये आउटकम में जो निकल के आ रहा है उसको फोर्स कौन दे रहा है, फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये वाला पार्ट, ऐसे खींच रहा है उससे। फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला पार्ट उसे खींच रहा है, डाई में से निकाल रहा है बाहर की ओर। समझ में आया नहीं आया। ये एक्सट्रूजन में क्या करते हो, एक्सट्रूजन में पीछे से पुश करते हो। इसमें वायर ड्राइंग में क्या हो रहा है, आगे से पुल हो रहा है, आगे से आप खींच रहे हो। समझ में आ रहा है। एक्सट्रूजन में क्या करते हो, पीछे से पुश करते हो। यहाँ बस एक बार ये इन कर दिया आपने, जैसे इन किया पीछे से, बस इसे आगे से क्या करना है कि इस चीज़ को निकाल के बस उसे खींचते रहना है। और वो खींचने वाला काम कहाँ कर रहे हो, आगे कर रहे हो, पीछे नहीं, आगे कर रहे हो। उसे खींचने का काम बस करते जाओ, खींचते जाओ। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। क्लियर हो रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ऐसे आ रही है, एक हायर एरिया का वायर है ना, एक हायर एरिया का वायर जिसे हम ट्यूब भी बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये जो वायर आ रहा है हायर एरिया का, उस एरिया को आप इस डाई के बेसिस पर कैसे लेके जा रहे हो, ऐसे। स्टार्टिंग में तो आपको ऑब्वियस है कि फोर्स लगाना पड़ेगा, अंदर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, बट ये जो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलेगा वो कैसे चलेगा, है ना, तो उसको हमें देखना है। तो कंटिन्यूएशन प्रोसेस कैसे चलेगा, आप इस चीज़ को पकड़ोगे, और खींचोगे, बट ये जो पकड़ना और खींचना है ये सीधा ऐसे लीनियर डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये किसके ऊपर, एक के ऊपर रोल किए जा रहे हो, है ना। तो ये क्या हो रही है हमारी वायर ड्राइंग, उसके ऊपर रोल किए जा रहे हो, टेंशन दिए जा रहे हो, आगे चीज़ें खिंचती जा रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपका टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ऐसे। जब इसमें टेंशन क्रिएट होगा तो ऑब्वियस है पूरी बॉडी में टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो टेंशन यहाँ पर किस में है, जो आपने बाहर
बॉडी निकाल दी, उसमें है टेंशन। थोड़ा ध्यान देना, इससे आगे आज तक किसी प्रोसेस में आगे टेंशन या कंप्रेशन नहीं थी, वो फ्री था, जबकि इसमें आगे भी टेंशन है। तो यहाँ इसमें वायर ड्राइंग में इस जगह क्या होगा, वायर ड्राइंग में इस जगह क्या होगा, सोचो, थ्योरेटिकली भी सोचो, वायर ड्राइंग में इस जगह क्या होगा, सिर्फ टेंशन, सिर्फ टेंशन। अब थोड़ा फील करना उस चीज को कि इस जगह क्या होना चाहिए, सिर्फ टेंशन होनी चाहिए। अगर सिर्फ टेंशन होनी चाहिए तो फिर एरिया कैसे घटा दोगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बॉडी के अंदर आपने इस चीज को फोर्स कहां से लगा रखी है, यहां से, एक्सट्रूजन में। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे कह दिया आपने, ऐसे तो एक्सट्रूजन में भी था, ऐसे तो एक्सट्रूजन वाला अगर मैं फिगर दिखाऊं आपको तो ऐसे तो एक्सट्रूजन में भी था। मेरी वर्डिंग पर थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कहाँ गया भाई, ये ऐसे तो एक्सट्रूजन में भी था कि सर यहाँ से देखो इसे मैं खींच रहा हूँ आगे की तरफ, है ना, तो यहाँ तो कंप्रेशन लगना चाहिए। अरे यहाँ आपने यहाँ से थोड़ी खींचा था, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया। जब आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो इस बॉडी में क्या था, जो आपके पास एक्चुअल बॉडी थी जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, उस बॉडी में क्या था, कंप्रेशन। शियर था नहीं, इस बॉडी को कंप्रेस करके ही तो डाई की तरफ को निकाल रहे हो, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपने अभी तक कोई फोर्स ही नहीं दिया, किसमें, डाई, इस वाले वायर ड्राइंग में। वायर ड्राइंग में आपने कोई फोर्स ही नहीं दिया, वायर ड्राइंग में आपने कोई फोर्स ही नहीं दिया। कहां पर, यहां पर। फोर्स कहां मिला, यहां पर। जब आपने फोर्स यहां से दिया इसे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इनलेट वाली की बात नहीं करोगे, जब आपने एक बार उसे निकाल के और फंसा दिया, आप बात करोगे जब ये प्रोसेस चल रहा होगा। तो प्रोसेस जब चल रहा है तो फोर्स यहां से लग रही है, यहां से जब फोर्स लगेगी तो क्या इस वाले पार्ट में भी टी ही रहेगी, सिर्फ नहीं, टी के साथ में और क्या होगा कि आप इसे इस डाई की हेल्प से कंप्रेस भी कर रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, यहां कंप्रेशन भी होगा, यहां पर टेंशन तो होना ही है। विदाउट टेंशन काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये टेंशन फोर्स हर पॉइंट पर होगी, ये टेंशन फोर्स हर पॉइंट पर होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये टेंशन फोर्स तो होगी, बट यहां पर क्या है, कंप्रेशन भी होगा, ठीक है, कंप्रेशन भी होगा। और रियल केस में क्या होगा, शियर भी होगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। और अगर रियल केस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कंप्रेशन एंड टेंशन। कंप्रेशन एंड टेंशन कहां होगा, ये भी याद रखना, कंप्रेशन टेंशन होगा सिर्फ और सिर्फ डाई पर, डाई वाले एरिया में, डाई वाले पोर्शन में, डाई वाले पोर्शन में होगा सिर्फ और सिर्फ क्या, कंप्रेशन एंड टेंशन। कंप्रेशन एंड टेंशन सिर्फ और सिर्फ डाई वाले पोर्शन में होगा, जबकि डाई से आगे वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टेंशन। इसमें कंप्रेशन नहीं होगा, इसमें शियर नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर जोड़ूं तो प्रैक्टिकली इसमें शियर और जुड़ जाएगा, प्रैक्टिकली इसमें शियर और जुड़ जाएगा, जबकि यहाँ ना प्रैक्टिकली ना थ्योरेटिकली शियर नहीं जुड़ेगा, ना ही कंप्रेशन जुड़ेगी, ठीक है। डाई से आगे आगे समझ में आ गया या नहीं। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ इस जगह, तो बताइए इस वायर में, इस बॉक्स के अंदर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन एंड प्रैक्टिकली शियर, ठीक है। जबकि इस वायर में जो ये दिख रहा है आपको, कौन सा वाला, ये वाला, ये ब्लैक वाला वायर, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, टेंशन। तो उम्मीद है वायर ड्राइंग का बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि वायर ड्राइंग कैसे होता है, क्लियर है, गुड, ठीक है। चलो वायर ड्राइंग समझ में आ गया, इसके ये वर्डिंग्स हैं, ये चीज़ें आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है, जो मेरा पार्ट था। उसके बाद आता है रोड एंड ट्यूब ड्राइंग। रोड क्या होती है, रोड होती है सॉलिड, बहुत बढ़िया। ट्यूब क्या हो गई, होलो, है ना। तो इनके फिगर आप इससे देख सकते हो, ये वही प्रोसेस है। आपने अगर रोड को है तो रोड को आप कैसे बनाते हो, क्या रोड को ऐसे वायर की तरह से लपेट दोगे, है ना। वायर हमेशा कैसे मिलेंगे, लिपटे हुए ऐसे करके, ठीक है। बड़े बड़े वायर भी आपने कभी रास्ते में देखे होंगे पड़े हुए, वो हमेशा ऐसे होते हैं, बाउंडेड होते हैं इस तरह से, कॉइल्ड, ठीक है। जबकि ट्यूब क्या होती है, ट्यूब तो सीधी होती है। अगर ट्यूब या रोड आपकी सीधी है तो रोड या ट्यूब को क्या करोगे, ऐसे पकड़ोगे और ऐसे खींचोगे। तो इसके लिए आपको आगे वायर नहीं लगाना, एक अलग से चेन की हेल्प से इसे खींच रहे होते हो अलग से, क्योंकि इसको आपको रोटेट नहीं कराना, ठीक है, इसे कंटिन्यूअस आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो चेन की हेल्प से इसे कंटिन्यूअस आगे की तरफ खींचते रहते हो। तो यहाँ पर इसको प्रोसेस को आप करते हो ऐसे करके, ये चीज़ वहाँ जरूरत नहीं है करने की वायर ड्राइंग में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्यूब ड्राइंग, ट्यूब या रोड ड्राइंग, ठीक है। ये तो मैंने वो प्रोसेस बताया जिससे ट्यूब और रोड को आप खींच रहे हो, ठीक है, वो खींच लिया। अब क्या है, अब ट्यूब एंड रोड कैसे कैसे खींचती हैं इसको देखो। यहाँ पर रोड एंड ट्यूब ड्राइंग में ये जो चीज है, ये जो फिगर है, ये किसके दिख रहे हैं आपको, ये जो चार फिगर हैं किसके दिख रहे हैं, एक तो सर दिख रहा है
में रॉड दिस इज ट्यूब, दिस इज ट्यूब, दिस इज ट्यूब एंड दिस इज ट्यूब, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सारी की सारी क्या है हमारी ट्यूब्स, ठीक है। होलो, आपने इस चीज को अगर छोटा किया, आपने अगर इस चीज को छोटा किया विदाउट एनी मैंड्रल, देखो ऑब्वियस है कि आप किसी चीज को अगर छोटा कर रहे हो या फिर उसमें होल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अभी मैंने एक्सट्रूजन में समझाया था, जिसमें हमने एक्सट्रूजन करवाया था, क्या क्या क्या, सर इस वाले में तो हम एक्सट्रूजन से ट्यूब लाएंगे ना, एक्सट्रूजन से ट्यूब ले आओ, ठीक है, बट उसका हमें एरिया और कम करना है। कौन से वाले का एरिया कम करना है, हमें उस चीज को छोटा बनाना है, मतलब उसकी लेंथ भले से बढ़ जाए बट उसका जो एरिया है वो छोटा करना है, होलो एरिया छोटा करना है। मतलब एक तो हो गया ये जो ये वाला पाइप दिख रहा है, और एक हो गया आपके पेन वाला पाइप ये रहा, ठीक है। तो इसका एरिया इसमें कन्वर्ट करना है, तो लेंथ तो बढ़ जाएगी उसकी, है ना, और एरिया क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये वाला काम किससे हो रहा है, ये हमारा हो रहा है ट्यूब ड्राइंग से। ट्यूब ड्राइंग में हमारे पास एरिया को छोटे करने के लिए 4 मेथड हो गए। एक मेथड क्या हो गया, ट्यूब सिंकिंग। इसमें ट्यूब सिंकिंग में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डाई की हेल्प से इसे पकड़ा, थोड़ा निकालो इससे आगे, पकड़ा, इसे खींच दिया, है ना। ये किस में होगा, ये ऐसे मटेरियल जो कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डाई से निकालता हूं तो वे क्या करें, अपने जो शेप है उसे मेंटेन करते हुए चले, मतलब उनके अंदर क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी। अगर उनमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो डाई क्या करेगी, उनके एरियाज को ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे फंस जाएगा एरिया। जब ये चीज ऐसे आ रखी होगी, डाई में कोई ऐसे आएगी तो ऐसे फंस जाएगा। अगर उनमें स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है वो उस मटेरियल में, तो क्या करोगे, बीच में क्या रखोगे, उसमें मैंड्रल, उसमें एक ऐसी शेप रखोगे ना कि यार वो ऐसे ना चला जाए कहीं, ठीक है, डाई के बाद ये ऐसे ना चला जाए, तो ऐसे ना चला जाए तो आप क्या करोगे, एक मैंड्रल रखोगे, जिससे कि अगर ये चीज ऐसे जाए तो अब ये सीधी आगे निकलती जाए, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये हमारे लिए क्या है अभी, प्लग। तो ये ऐसा क्या है, फिक्स्ड प्लग, इसे क्या बोल देंगे, फिक्स्ड प्लग, अगर ये प्लग रुका हुआ है तो। दूसरा क्या होता है, फ्लोटिंग प्लग, इसे क्या बोल देते हैं, फ्लोटिंग प्लग। दोनों का मेथड वही है ना, दिख रहा है ना, कि इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे पास एक ये शेप मिल रही है कि ये अगर मटेरियल स्ट्रेंथफुल नहीं है तो ये चीज ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे मिक्स नहीं हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ही होता है एक मैंड्रल। और क्वेश्चन मैंड्रल का जनरली पूछा जाता है, प्लग का या इनका नहीं पूछा जाता, इसका ज्यादा पूछा जाता है, मैंड्रल का। मैंड्रल क्या है, ये, इससे क्या होता है, इससे पूरी सपोर्ट मिलती है, इससे क्या होता है, पूरी सपोर्ट मिलती है। इनमें क्या होती है, सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल पाएगी। इनमें भी मटेरियल में क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, बट हाँ इससे कम में काम चल जाएगा। बट इसमें क्या है, अगर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, लाइक ये प्लास्टिक्स, ठीक है, तो क्या होगा, मैंड्रल यूज करना पड़ेगा, जिससे कि पूरे सपोर्ट मिलती रहे उसे, ठीक है, और उसका डाया हमारा कम होता हुआ चलता रहे। ये सब होलो के हैं, ये सब ट्यूब के हैं, मतलब होलो के, सब ट्यूब के, ठीक है। वायर ड्राइंग एक तरह से एक्सट्रूजन होता है, हाँ आप कह सकते हो, बट टेंशन केस में, है ना। आप एक्सट्रूजन में करते हो कंप्रेशन, जबकि इसमें आप पहले उसे निकाल दिया फिर उसे टेंशन की हेल्प से कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। चलो, तो अब इसके फॉर्मूले में क्या होगा, जो आपने पढ़ा है, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे आपने, ये देखो वायर ड्राइंग है, याद रखना, ये वायर का एक्सेप्ट, मतलब इस तरह से याद रखना इसे, कि इसमें जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू ए, कौन सा, पहले ए लिख देता हूं, फिर यहां लिख दिया मैंने सिग्मा नोट बार, फिर लिख दिया मैंने ln, क्या हो जाएगा, ए नोट बाई ए एफ। अब यहां ए कौन सा, वायर ड्राइंग में याद रखिएगा, आउटकम कौन सा, एफ। तो मैं क्या है फाइनल लिख दूं ऐसे ही, जरा ध्यान दो कहां से, जब मैंने स्ट्रेस समझाया था, तो मैंने कहां बताया था फोर्स, बिलेट पर या आउटकम पर, बिलेट पर था, तो उसमें हम एरिया कौन सा लेके चले, सिग्मा इक्वल टू पी वाई ए नोट, ठीक है। जबकि यहां पर फोर्स कहां लग रही होती है, फाइनल पर पहले लग रही होती है, आपके जो इनिशियल है उस पर पहले नहीं लग रही होती है। यहां पर आप फोर्स ही किस पर देते हो, पहले आउटकम पर, है ना, पहले आपने आउटकम बना दिया, उसके बाद उसे खींच रहे हो। इसका मतलब यहाँ एरिया कौन सा लिया जाएगा, ए एफ। समझ रहे हो ना, मैंने फॉर्मूला सिग्मा से समझाया कि उल्टा बता दिया कि ए एफ अगर इसके नीचे पहुंचा दोगे तो ये मेरी सिग्मा बन गई टोटल, ठीक है। समझ में आ गया ए एफ क्यों लेके चल रहे हैं, गुड। तो P इक्वल टू ए एफ सिग्मा नोट बार इंटू ln ए नोट बाई ए एफ। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमिलरली फॉर्मूले वैसे ही वाले हो गए, तो यहाँ पर इस चीज को भी क्या लिख सकते हो, अब डी नोट बाई डी एफ करके क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एफ इंटू सिग्मा नोट बार इंटू ln डी नोट बाई डी एफ, है ना। ऐसे ऐसे आप फॉर्मूले ले सकते हो अपने, ठीक है। ऐसे ही फिर के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है, उसमें वायर ड्राइंग कांस्टेंट हो जाएगा वो, ठीक है। फिलहाल अभी इससे याद रख लो। दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा इक्वल टू पी वाई ए, कौन सा वाला ए,
स्ट्रेस इन वायर ड्राइंग, बहुत बढ़िया। वायर ड्राइंग में स्ट्रेस क्या होगी, ये फाइनल। तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या फाइनल निकल के आएगा, एफ से एफ कट जाएगा, क्या निकलेगा, सिग्मा नोट बार ln a नोट बाई ए। समझ में आ गया, ठीक है। वही पुरानी चीज़ है एकदम, एक्सट्रूजन वाली जो पढ़ी थी वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी, बस एफ में थोड़ा याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया। इन फॉर्मूलेस को उतार लीजिए प्लीज़। अब बस इनके क्वेश्चंस करने हैं, वायर ड्राइंग कंप्लीट, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस इतने इजी, मतलब छोटे नहीं है, ठीक है, थोड़ा है टाइम कंज्यूमिंग, ठीक। सेम ही है, नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं। क्या चीज़, अच्छा घर से कर लेंगे नहीं नहीं कर लो। ये लिखा हुआ है इंफ्रारेड स्ट्रेस, सुना है मैंने सर बताया इंफ्रारेड स्ट्रेस क्या है, इंफ्रारेड लिखा है सर, वायर्ड क्या हो गया, ये कुछ नहीं, वायर ड्राइंग है, वायर ड्राइंग, वायर ड्राइंग स्ट्रेस, वायर ड्राइंग, वायर ड्राइंग स्ट्रेस है ना। गौरव जी वायर ड्राइंग स्ट्रेस है, ये एक्सट्रूजन स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा था वहाँ पर, आपने वायर्ड ही लिख दिया। ऐसा नहीं है यार, आंसर निकालते हैं वो। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। हो गया, आगे क्वेश्चन चेक कर लें, ठीक है। मैक्सिमम रिडक्शन पर पास भी करेंगे अभी, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल ऐसा ही। आइडल फोर्स रिक्वायर्ड बताइए कितना होगा। बिल्कुल सेम ही है, करो इन्हें, बिल्कुल सेम है, करो इन्हें। बस यार, बस कल हो जाएगा प्रोडक्शन खत्म भैया, हो जाएगा, फिर नहीं परेशान कर रहा हूँ। क्या गया, कौन सा है क्वेश्चन, इन वर्ड, एक सेकेंड, $8.97, हाँ बढ़िया। नहीं हुआ ये क्वेश्चन, इतना लेंथी क्यों लेके चल रहा है भाई। इन ए वायर ड्राइंग ऑपरेशन डायमीटर ऑफ स्टील वायर इज रिड्यूस फ्रॉम 10 mm to 8 mm, ठीक है। डायमीटर ऑफ स्टील वायर 10 mm से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑनलाइन क्या क्या आ रहा है, कंप्रेशन टेम्परेचर, ठीक है, बी 8.97, बढ़िया कर सब्जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे ऐसे, ये रोलिंग मत समझना, अब यहाँ पर ये वायर ड्राइंग है, ठीक है। तो ये वायर ड्राइंग हुई, यहाँ पर ये डाई लगी हुई थी ऐसे करके, है ना, ये डाई लगी हुई थी ऐसे करके, यहाँ पर वायर ड्राइंग हुई से हम खींच रहे हैं आगे की तरफ, है ना। तो इसके सेंस में ये हो गया 8 mm, ठीक है, 8 mm। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द मीन फ्लो स्ट्रेस, मतलब सिग्मा नोट बार कितनी दे रखी है, 400 मेगापास्कल। देखो जहाँ पर वर्डिंग आ गई ना मीन फ्लो स्ट्रेस, तो मतलब सिग्मा नोट बार है वो, है ना। उसके बाद
यहाँ पर हमें निकालने के था आइडियल फोर्स रिक्वायर्ड एफ पी या एफ इक्वल टू क्या था ए एफ इंटू सिग्मा नोट बार इंटू एल एन ए नोट बाई ए एफ, बस सिंपली। डायमीटर्स आपको दे रखे हैं तो डायमीटर वाला फॉर्मूला लगा दो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 डी एफ स्क्वायर इंटू सिग्मा नोट बार आपको गिवन है, ठीक है। एल एन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मैंने पहले ले लिया, इसका मतलब डी नोट अपॉन डी एफ। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा 8.97 किलो न्यूटन, ठीक है। क्लियर है, आ गया था सबका, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यही वाला दूं या इससे पहले कुछ और? करो 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 करो, ट्राई करो। चलो इसी को करो पहले, है ना, इसी को करो। चलो अच्छा है, मैथमेटिकल सोच लिया आपने, ठीक है। डरो मत, बस करो। जब तक आप सारे इसके ऑप्शंस को डील नहीं करोगे ना तब तक आप आंसर नहीं बता पाओगे। करो इसे, करो। इसको सर लास्ट में देखेंगे। अभी थोड़ा इजी स्टेप में समझ में आ जाएगा ना, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी ना आपकी। एरिया रिडक्शन जो होता है वो क्लियर हो जाएगा इससे, क्योंकि मतलब जितने भी पास दे रखे हैं उस हिसाब से आप एरिया रिडक्शन सोचोगे ना उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको कर लो। होमवर्क, अरे इतना भी नहीं यार। चलो मैं कह रहा हूँ इतना भी नहीं करेगा कि होमवर्क करो। चलो फिर एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। इसमें टाइप है नहीं देखता। अच्छा, अरे 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 कैसे, अच्छा ऐसे नहीं है, नहीं 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 नहीं, ओ वायर ड्राइंग कंप्लीट होने वाला है, टेंशन ना लो अब। अरे ये क्या है, ये हो गया। अच्छा इसमें मतलब ये वाला था उस लास्ट, एक सेकेंड रुको। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखो। फोर रिजिड परफेक्टली, क्या हो गया फोर रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक वर्क मटेरियल, फोर रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक वर्क मटेरियल कोमा नेग्लिजिबल interface friction, the theoretical maximum for rigid perfectly plastic work material negligible interface friction the theoretically maximum possible reduction, in the wire drawing operation, the theoretically maximum possible reduction in the wire drawing operation is, the theoretically maximum reduction in the wire drawing process is कितना होगा? नहीं ये ऑब्वियसली वो सोम वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंस नहीं लेके चलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक और बोला हुआ है ना, तो प्लास्टिक सिटी भी तो है ना उसमें। कौन सा आ गया? नहीं कैसे है पर मैंने औरों को चेक नहीं किया, पर बहुत करीब आ रहा है सर, ये तो 0.12 तो 3 स्टेज ऑफ। हाँ इतना दूर ऐसे नहीं। कौन से वाले क्वेश्चन कर रहे हो? जो मैंने बोला वो वाला कर रहे हो ना आप? कौन सा कर रहे हो? अच्छा पुराने वाला कर रहे थे। हाँ तो पुराने वाले का आंसर नहीं, पुराने वाले कौन सा बता रहे हो आप? इस वाले का कौन सा कर रहे हो? अच्छा तो बाकी करो चेक, और आई थिंक ये वाला आपका बहुत कम एरर दिखाएगा।
ठीक है, एक और स्टेज है ना लास्ट वाली, ठीक। चलो, तो इसमें आपने ये देखा था कि सिग्मा जो होती है वो क्या होती है, सिग्मा नोट बार ln a नोट बाई AF, ये होता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जो मैंने अभी वर्डिंग में बोला है उस वाले क्वेश्चन को करवा रहा हूँ अभी, है ना। तो इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द थ्योरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इन द वायर ड्राइंग ऑपरेशन, द थ्योरेटिकली मैक्सिमम जो रिडक्शन हो रहा है मटेरियल में थ्योरेटिकली, वो किस कंडीशन में होगा। आपने अभी जो सिग्मा नोट बार को कल समझा था वो क्या था, वो मेरा एक तरह से एवरेज फ्लो स्ट्रेस था, है ना। वो एवरेज फ्लो स्ट्रेस से अगर ऊपर मेरा एवरेज फ्लो स्ट्रेस चला गया तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें जो स्ट्रेस का ग्राफ होगा वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर मैं एक नॉर्मली ग्राफ में, सोचना जरा, अगर मैं एक नॉर्मली ग्राफ में ये बोलता हूँ कि ये इसका सिग्मा नोट है, कल समझाया था नहीं, ये इसका सिग्मा नोट है, तो ये इसके लिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका एरिया कट कर दो, कल समझाया था थोड़ा सा, इसका एरिया कट करो यहाँ चिपका दो, तो ये मैक्सिमम दिखा रहा है ना भाई। इसका इक्विवेलेंट फिगर से ही तो हम ऐसे निकालते थे, जो मैंने टफनेस में भी समझाया था कि इसको केक को काटो यहाँ लगा दो तो आपके पास ये चीज़ तो बनेगी, दिस इज द सिग्मा नोट। यही मेरे पास क्या है, इस कर्व के लिए, इस इक्वेशन के लिए मैक्सिमम, समझो जरा, इस इक्वेशन के लिए मैक्सिमम एवरेज, ठीक है। अगर ये एवरेज मेरा और ऊपर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका कर्व ये ना हो कि कौन सा है, एक अलग कलर से दिखा रहा हूं, इसका कर्व ये ना हो कि क्या है, ये है। फिर अगर इसका सिग्मा नोट बार क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ठीक है, मटेरियल का। तो किसी भी कर्व के लिए अगर मैं थ्योरेटिकली मैक्सिमम रिडक्शन की बात करूं तो उसके लिए मैं जो स्ट्रेस वैल्यू इसमें आ रही है वो किसके बराबर मान सकता हूं, सिग्मा नोट बार के। तो फॉर द मैक्सिमम रिडक्शन मैं क्या मान के चलूं, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट बार। क्या मान के चल रहा हूं मैं, फॉर द मैक्सिमम रिडक्शन, क्या मान लिया हमने, फॉर द मैक्सिमम रिडक्शन सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नोट बार। अगर मेरी स्ट्रेस इसमें मैक्सिमम रिडक्शन के लिए सिग्मा नोट बार है, क्योंकि इस बॉडी के इस वाले येलो वाले कर्व में सिग्मा नोट बार से ऊपर जा सकती है स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा नोट बार से ऊपर जा सकती है। एवरेज वैल्यू सिग्मा नोट बार है ना, एवरेज वैल्यू सिग्मा नोट बार से ऊपर नहीं जा सकती ना, बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मुझे इसमें मैक्सिमम रिडक्शन दे रहा है, भाई देखो दोनों का एरिया तो सेम है ना, समझो भाई इस चीज को। आपकी जो निगाहें ना वो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कर देती हैं कि नहीं समझ में आ रहा, ये वाली जो चीज है ये क्या है, ये वाली जो चीज है इसी का एरिया तो ये वाला है ना, ठीक है, इसी का एरिया ये वाला है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके लिए, इस वाले कर्व के लिए सिग्मा नोट बार ये है और इससे मेरा एक मैक्सिमम रिडक्शन हो रहा है, तो क्या ये वाला एरिया का जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, जो रिड्यूस करा रहा है, वो क्या एनर्जी इसके बराबर नहीं है? बिल्कुल है। तो आप क्या नहीं कह सकते हो कि मैक्सिमम रिडक्शन पर्पज के लिए आप इस सिग्मा नोट बार येलो कलर वाले कर्व के लिए क्या आप इसको यूज नहीं कर सकते? जो आप स्ट्रेस मैक्सिमम लेके चल रहे हो, सॉरी रिडक्शन मैक्सिमम लेके चल रहे हो, कौन सी स्ट्रेस के बेसिस पर? सिग्मा नोट बार के बेसिस, सिग्मा एवरेज के बेसिस पर, सिग्मा नोट बार के बेसिस पर। तो इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम रिडक्शन चाहिए तो आप सिग्मा को सिग्मा नोट बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा को जैसे ही आप सिग्मा नोट बार यूज करोगे तो आपके पास अब फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ये, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या करोगे, अब इस फॉर्मूले में सिग्मा को सिग्मा नोट बार लिख दो, सिग्मा नोट बार ln a नोट बाई AF। क्या निकल के आया? सिग्मा नोट बार से सिग्मा नोट बार कैंसिल, क्या हो गया? 1 बराबर ln a नोट बाई AF। इसको जरा सोल्व करके बताओ क्या क्या आपको क्वेश्चन में है गिवन। 1 इक्वल टू ln a नोट बाई AF। आपसे क्या पूछा है? द थ्योरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इन दी वायर ड्राइंग। मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन क्या होगा? a नोट माइनस AF डिवाइडेड बाई a नोट। कल ऐसे क्वेश्चन भी समझाए थे। a नोट जो ओरिजिनल है उसमें से AF घटा देंगे, जो रिडक्शन हुआ उसका परसेंटेज ओरिजिनल से। यही तो आपको बताना है। आपको ये इक्वेशन मैंने दे दी, अब क्या मैथ्स नहीं लगा सकते यहाँ पर? करो फिर। कितना आ गया? 68 आ रहा है, 63 आ रहा है, 63, ठीक है। क्या आ जाएगा? 63, ठीक है, 63%। ये जो वैल्यू आएगी ना निकल के, आप इसे सॉल्व करो एक बार खुद से।
ए नोट बाई ए एफ क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ln होता है ना ई, तो ई टू द पावर में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2.732 इसकी वैल्यू होती है सीधी। तो ए नोट बाई ए एफ तो इतना आ गया, तो ए एफ बाई ए नोट कर लो, -1 कर दो, ऐसे कर दो दोनों साइडों में, ठीक है। तो जो जुगाड़बाजी कर सकते हो कर लो, उसके बाद फाइनली इसका आंसर निकाल दो। 63 के आसपास आएगा, 63.31% है ना। तो अब याद रखना ये वैल्यू वहां निकालना मत, गेट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये वैल्यू वहां निकालना मत, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। कि थ्योरेटिकली मैक्सिमम रिडक्शन के लिए वायर ड्राइंग में जो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज होता है ना मेरा एरिया का, वो कितना होता है 63%, ठीक है। याद रखना ये डायरेक्टली, अगर निकालोगे तो निकाल लेना, मैं तो टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर निकालना है वहां पर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन वहां पर 1 मार्क में गेट में ये कभी भी मिल सकता है किसी भी साल में, तो इसलिए 63% याद भी रखना, ठीक है। अच्छा चलो 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 है, बस एकदम चलना शुरू कर देते हो। चलो ना एक क्वेश्चन और करो। ए वायर ऑफ, अच्छा रुको नहीं ना ऐसे नहीं, ऐसे चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इन ए टू स्टेज वायर ड्राइंग ऑपरेशन, the fractional reduction in a two-stage wire drawing operation, the fractional reduction ब्रैकेट में लिखना, the fractional reduction ब्रैकेट में लिखना, ratio of change in cross section area to initial cross section area, ratio of change in cross section area to initial cross section area bracket close, in the first stage is 0.4, in the first stage is 0.4, हाँ in the first stage is 0.4 full stop. The fractional reduction in the second stage, the fractional reduction in the second stage is 0.3, the fractional reduction in the second stage is 0.3 full stop. The overall fractional reduction is कितना होगा, समझ में आ रहा है। स्टेजेस मैथमेटिकली है, वो क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ वो पहले इसको करके चले जाओ, फिर उसको खुद घर से कर लेना जो छोड़ा है, ठीक है। तो ये तो एटलीस्ट करके दिखाओ। पास समझ में आ रहे हो ना, एक बार पूरा कंप्लीटली पार हो गया, उसके बाद फिर से लेके आए उसे, फिर से दूसरी बार उसे पूरा कंप्लीटली पार करा रहे हैं, ठीक है। मैथ्स है सिंपल, अभी ए नोट माइनस ए एफ बाई ए नोट वाला सेंस ही है, ठीक है। फर्स्ट पास में कितना हो रहा है, फिर सेकंड पास में, फिर ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल किसके बेसिस पर होगा, इनिशियल एंड बिल्कुल फाइनल, जो सेकंड पास के बाद आया, जैसे रोलिंग में भी समझाया था। सेवेंटीन फाइनली आंसर कितना,
कहीं से तो सुनाई आया भाई, बहुत बढ़िया। मैं घर से कर लूँगा, मैं घर से कर लूँगा, बस घर घर से करोगे आप फिर। आ गया, गुड। अरे हो जा भाई, प्लीज़ इस चीज़ को तो करके दिखा दो ना यहाँ पर, उसके बाद उस चीज़ को घर पर करते रहना, ठीक है। सभी निकाल लो, अगर किसी का नहीं निकल रहा है तो प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प कर लो जल्दी से, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बस। ऑनलाइन आपका भी आ गया है, 0.58 आ रहा है। सागर जी एक बार फिर से देखो कैलकुलेशन, 0.58 आएगा। हाँ बस 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 हो गया। 59 कहाँ हो गए रे, अभी 33 हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये चीज़ें भी ना आप ही नोट करोगे।
ना क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये सर भेजने की कर हाँ सही में, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं गेट में तो क्या करें यार, इतनी लंदी लंदी। कौन सा हाँ हाँ मैकेनिकल में मतलब आ जाते हैं, वैसे बेसिकली इंडस्ट्रियल में ज़्यादा आते हैं। मैकेनिकल में आए हैं और आने के चांसेस हैं यार, ऐसा मत छोड़ो उसे, छोड़ो मत उसे यार। छोड़ो मत, मैंने उसे करवाया भी है भाई। चलो भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2018 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन था इसी का, वायर ड्राइंग का। ये जो क्वेश्चन का फॉर्मूला आया हुआ है 2018 में फॉर्मूला दिया हुआ था। प्लीज़ 2022 के लिए ना इस फॉर्मूले को एटलीस्ट थोड़ा सा रिमाइंड करके चले जाना बस, तो इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ा क्योंकि आपको चांसेस ना इन फॉर्मूले के भी आने के हैं, तो प्लीज़ इनको भी एक बार रिमाइंड करके जरूर जाना। ये जो फॉर्मूले एक वायर ड्राइंग में सिग्मा डी, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले होंगे कि गिवन हो आपको, बिल्कुल मेरी पूरी उम्मीद है कि ये गिवन होंगे आपको। बट अगर गलती से भी ये गिवन नहीं आए और आपसे क्या पूछ लिया, इनसे रिलेशन क्या, प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से, ठीक है, तो वो प्लीज़ आप इन चीज़ों को याद रखना कि अगर किसी चीज़ को बढ़ाएंगे तो क्या चीज़ घटेगी, क्या चीज़ बढ़ेगी, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। गेट अगर इससे क्वेश्चन में 1 लाइनर वाले मतलब 1 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर पूछ लेगा तो वो यहाँ से पूछ सकता है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को याद रखोगे और ये चीज़ भी याद रखोगे, कौन सी वाली चीज़ से कौन सी वाली चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ घट रही है, ठीक है। मैक्सिमम सिग्मा डी, हाँ डी, सिग्मा डी, ठीक है। जो हमारे पास वायर ड्राइंग की स्ट्रेस एक्चुअल आ रही है ना, जो वायर ड्राइंग की स्ट्रेस एक्चुअल आ रही है, जो ड्राइंग स्ट्रेस है मेरी, जो ड्राइंग स्ट्रेस है, ठीक है, टेंशन की वजह से जो मेरे पास ड्राइंग स्ट्रेस आ रही है उसकी वैल्यू है सिग्मा नोट बार, दिस इज द एवरेज स्ट्रेस, ठीक है। आर एफ हमारे पास है रेडियस ऑफ द वर्क पीस एट एग्जिट एंड आर नोट रेडियस ऑफ वर्क पीस एट एंट्री, ठीक है। उसके बाद ये बी जो है, बी हमारे पास है म्यू कोट अल्फा, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा क्या है हाफ डाई एंगल, हाफ डाई एंगल आपने वहां पर देखा होगा है ना, अल्फा ऐसे, ठीक है, जो ये वाली चीज ऐसे जा रही थी ना ऐसे करके, तो ये वाला अल्फा, ठीक है। उसके बाद सिग्मा बी क्या है, बैक टेंशन और बैक स्ट्रेस, ठीक है। तो ये चीज है, सिग्मा बी अगर क्वेश्चन में है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम रिडक्शन पर पास की बात करूं, क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम रिडक्शन पर पास आ जाए तो बस याद रखना यहाँ पर क्या है, आर एफ मिनिमम, जैसे डेल्टा एच होता है ना, मैक्सिमम डेल्टा एच मैक्सिमम रोलिंग में याद होगा म्यू स्क्वायर आर, ऐसे ही यहाँ के केस में हमारे पास आर एफ मिनिमम लेके चलना है इस फॉर्मूले में, वही सेम फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ आर एफ मिनिमम है। उसके बाद एक बार बैक स्ट्रेस को अगर हटा के फिर मैक्सिमम रिडक्शन पर पास देखें तो आर एफ मिनिमम ये हो गया। क्वेश्चन में क्या निकालना होगा मैक्सिमम रिडक्शन पर पास में, आर एफ मिनिमम, आर एफ मिनिमम आपको ये क्या है, सिग्मा नोट गिवन होगी, दिस इज द सिग्मा नोट, नोट द सिग्मा नोट बार, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। हाँ आर रेडियस है, आर रेडियस, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत ही रेयर हैं, ये बहुत ही रेयर है, 1% इनके आने के चांसेस, ऐसा नहीं कि हाँ 100% आएगी, है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रेयर चीज़ें हैं, बस एक बार देख के चले जाना अपने शॉर्ट नोट्स में, एटलीस्ट ये नाम लिख लेना, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स को जब बार बार देखते हैं ना तो ये चीज़ें दिख जाती हैं, बस और क्या है, इससे ज़्यादा और कुछ मत करना इनके लिए, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन था,
मैंने लिखा, आपको ये थोड़ा सा लगेगा कि यार बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है, आप इसको अगर क्वेश्चन को करोगे ना, कहाँ तो हो जाता है, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे ना, सारी वैल्यूज सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करनी है, सीधा आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में फिट करनी है, सीधा आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये 2018 में आया हुआ था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये समझिएगा, फॉर्मिंग में हमने जितनी मेहनत की है ना, ठीक है, मतलब इसमें वायर ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन में, उसमें ये भी हो सकता है कि वो अपना कोई सा भी फॉर्मूला बना के आपसे ये सारी चीज़ें उसमें डलवा दे। ठीक है, ये इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ईएससी में भी ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ईएससी कन्वेंशनल में ना ये चीज़ ज़्यादा आती हैं, वो फॉर्मूले देते हैं उसमें और सीधे आपसे कन्वेंशनली उनके आंसर पूछते हैं, बहुत लेंथी ईएससी कन्वेंशनल में। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा गेट में भी वो चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं ईएससी कन्वेंशनल के, इस वजह से इन चीज़ों को थोड़ा याद रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, 2018 का आया हुआ है, PYQ आपके पास है, वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? वो 58% सबका आ गया, 58% सभी का आ गया। ऑनलाइन आप भी बता दो, 58% आ गया है ना, उसको आपके लिए छोड़ दूं और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं। ठीक है, उसको, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ इसको ट्राई करना। ठीक है, प्लीज़ इसको ट्राई करना, इसमें जिसमें भी मिनिमम आएगा ना, मिनिमम वैल्यू, वही आपका आंसर होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी बी में। ठीक है, तो आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज हमारा फॉर्मिंग का ये पार्ट भी खत्म हो गया। बस एक मतलब फॉर्मिंग के हमारे चारों पार्ट खत्म हो गए, ड्राइंग भी, ड्राइंग, फोर्जिंग, रोलिंग एंड एक्सट्रूजन, चारों खत्म हो गए। ठीक है, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ सीट मेटल ऑपरेशन। गेट पर्सपेक्टिव से वो कल कंप्लीट हो जाएगा, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको अनिलिंग वगैरह समझा दूंगा, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर हीट ट्रीटमेंट कल भी नहीं होता तो उसकी टेंशन मत लो, एमडी के बाद हो जाएगा, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। मटेरियल साइंस की टेंशन नहीं है। ठीक है, मटेरियल साइंस जितना करवा दिया, चांसेस उसी के हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड का मुझे आइडिया नहीं है, एक्चुअली सर ने बोला है कि वो फ्राइडे से स्टार्ट है, तो फ्राइडे से स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो फिर उम्मीद है सैटरडे संडे होना चाहिए। अभी ये मुझे आइडिया एक्चुअली है नहीं कि क्या है, कि HMT के साथ में होगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ वीक डेज चलेगा एप्टीट्यूड। मे भी हो सकता है वीक डेज एप्टीट्यूड चले, मे भी। ठीक है, अच्छा वो से वीडियो से, ओके, अच्छा, ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, फिर सागर जी ये मुझे अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी एप्टीट्यूड का मुझे आइडिया था तो मैंने बताया ये। ठीक है, बाकी आप एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक